अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। इसके अलावा आप जितने भी मैसेजेस हमें भेजते हैं, कोशिश करती हूँ कि मैं उनको वन बाय वन करके रीड कर लूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है सबके मैसेज पढ़ना, सबको रिप्लाई करना। लेकिन इस शो से मैं सबको ही रिप्लाई कर देती हूँ कि जितनी भी बेस्ट विशेस आप भेजते हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। बड़ा मुश्किल हो जाता है सबके मैसेजेस रीड करना फिर रिप्लाई करना, तो बहुत ज़्यादा तादाद में मैसेजेस होते हैं और आप लोग जो चीज़ें हमें भेज रहे होते हैं, जो बता रहे होते हैं, हमें जितना प्यार भेज रहे होते हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज दुनिया भर में जो है वो वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जा रहा है, यानी बाईसाइकिल का दिन मनाया जा रहा है। तो ये जो वर्ल्ड साइकिल डे है इसकी अहमियत तो है और डेफिनेटली इसलिए भी है कि ये आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है। मगर अब सवाल ये है कि हमारे जैसे शहर यानी कराची जैसे शहर में मतलब साइकिल इंसान कैसे चलाए? उसके लिए या तो आपको बहुत बड़ा सा घर चाहिए या बहुत अच्छी ऐसी रोड्स चाहिए, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग मैनेज करते हैं, जिनके एरियाज़ अच्छे हैं, जिनके घर बड़े हैं, वो साइकिल चलाते हैं। अच्छा जी, साइकिल चलाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और साइकिल आपकी ज़िंदगी में कैसे चेंज ला सकती है, ये शायद आपने कभी ना सुना होगा ना सोचा होगा। उसकी वजह यह है कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो आप स्ट्रेस से दूर चले जाते हैं। जी हाँ, जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो आप स्ट्रेस से दूर हो जाते हैं। साइकिलिंग करने के, साइकिल चलाने के हैरान कुन फ़ायदे हैं। और यहाँ पर मैं ये भी मेंशन करूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा साइकिल जो है वो नीदरलैंड्स यानी हॉलैंड में चलाई जाती है और एशिया में चीन सबसे आगे है, लेकिन इलेक्ट्रिक साइकिल्स हैं वहाँ पर। अच्छा जी, साइकिलिंग करने का जो बेस्ट टाइम है वो कौन सा होता है? जब आप सुबह सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि जी ठीक है, अभी आपने नाश्ता करने में थोड़ा सा टाइम है, तो आप 10 मिनट्स या 5 मिनट्स ज़रूर साइकिल चलाएं और फिर उसके बाद आप अपना जो है कॉफ़ी पिएं या फिर नाश्ता करें, ये बेस्ट टाइम है। अच्छा, अब क्या होता है कि साइकिल चलाने वाले लोग जो होते हैं उनके लिए ये रिसर्च भी कहती है कि कैंसर का ख़तरा जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, जिन लोगों के घुटनों में दर्द होता है, उनके लिए साइकिलिंग जो है वो बेस्ट एक्सरसाइज है। उसकी रीज़न ये है कि ये लो इम्पैक्ट रखती है, इसका डायरेक्टली वज़न जो है वो आपके घुटनों पे और आपके जो है बाकी बोन्स के ऊपर नहीं आ रहा होता है, बल्कि इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं वो साइकिल चलाएं। पेट की चर्बी कम करती है, इसके अलावा आपके स्ट्रेस को दूर करती है, आपके ब्रेन पावर को तेज़ करती है, क्योंकि जब आप साइकिल चलाते हैं तो आप फोकस कर रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी हेल्दी एक्टिविटी है जो कि आप दिन में किसी भी वक्त में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको रेगुलर करें और स्लो और ग्रेजुअली स्टार्ट करें, तो इसके लिए आप कोई ऐसा टाइम सेलेक्ट करें जिस टाइम पर धूप ना हो, ट्रैफिक ना हो, या फिर आपका एरिया जो है वो इस तरह का बाउंड्री वॉल हो या कुछ इस तरह का सिस्टम हो कि आप वहाँ पर साइकिलिंग कर सकें। तो जी देखिए जी, साइकिल चलाने के हैरान कुन फ़ायदे हैं। आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करती है, आपकी मेंटल वेलबींग के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। तो ज़रूर अगर आप चला सकते हैं तो साइकिल चलाइए और अपने स्ट्रेस को दूर भगाइए, और ये आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी अच्छा है। अच्छा जी, एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करते हैं और ख़बर कुछ इस तरीके से है कि जी 5 जून का वफाकी बजट इजलास मौखर कर दिया गया और जो नई तारीख का फैसला है वो नहीं हो सका है। अच्छा जी, बजट पर पीपल्स पार्टी के खदशात दूर करने के लिए वजारत खजाना में हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मंगल की रात मुज़ाकरात हुए, मगर पीपल्स पार्टी के खदशात जो हैं वो दूर नहीं किए जा सके। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी और हुकूमती टीम का इजलास दोपहर 12 बजे होगा। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी को गिला है कि बजट पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत बजट से पहले अहम कानून साजी करना चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी मुजव्वज़ा तरमीम के मुखालिफ है। तो ये सिचुएशन ओवरऑल चल रही है और इस हवाले से कई बातचीत भी चल रही हैं और कई चीज़ें पाइपलाइन में हैं, कई चीज़ें जो हैं वो डिसाइड हो गई हैं। अच्छा जी, अब आपके साथ में शेयर करते हैं जो मार्केट्स हैं, मार्केटों और दुकानों के जो औकातकार हैं। आपको पता है इनके हवाले से इससे पहले भी बात की गई, लेकिन अब जो है ये जो मार्केट्स और दुकानों के जो औकातकार हैं इसमें तौसी कर दी गई है। अच्छा जी, तौसी की मंजूरी दे दी गई है। किफ़ायत शहरी इक़दाम की निगरानी और अमल दरामद कमेटी ने मार्केट्स और दुकानों के औकातकार में तौसी की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की ज़ेर सदारत किफ़ायत शहरी इक़दाम की निगरानी और अमल दरामद कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मार्केट्स और दुकानों के औकातकार में तौसी की मंजूरी दी गई। एलामिया के मुताबिक दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और जनरल रिटेल रात 9 बजे तक खुले रह सकेंगे, जबकि रेस्टोरेंट जो हैं वो रात 11 बजे तक खुले रहेंगे और टेक अवे और डिलीवरी सर्विसेज जो हैं वो मुस्तस्ना होंगी। अच्छा, इस एलामिया के मुताबिक शादी हॉल्स और तकरीबाती जो मुकामात हैं उसके औकातकार रात 10 बजे तक बरकरार रखने का फैसला किया गया है। और एलामिया के मुताबिक फार्मेसी, अस्पताल, पेट्रोल पम्प्स, IT और टेलीकॉम से मुतालिक ज़रूरी खर्चात औकातकार की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। चलें जी, ये वो ख़बरें हैं जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। इसके अलावा एक और ख़बर जो कि हेल्थ से रिलेटेड है एंड इट्स अबाउट
हीट स्ट्रोक। अच्छा जी, शहर में गर्मी के बायस जो है वो हीट स्ट्रोक का खदशा बताया जा रहा है, हीट स्ट्रोक का खदशा है। अब सूरत हाल ये है कि जिना हॉस्पिटल जो है वहाँ पर इमरजेंसी में 40 बेड्स पर मुश्तमिल हीट स्ट्रोक वार्ड जो है वो कायम कर दिया गया है। हीट स्ट्रोक वार्ड में तमाम इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल हैं। हीट स्ट्रोक का कोई मरीज़ रिपोर्ट्स नहीं हुआ है। हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। अवाम इस मौसम में ज़्यादा पानी जो है वो इस्तेमाल करें, डॉक्टर नीला जो है उनका ऐसा कहना है। अच्छा जी, ये खबर हो गई जी हीट स्ट्रोक से मुतालिक, और हम भी आपको रोज़ाना डेली ये बात करते हैं कि इस मौसम में गैर ज़रूरी घरों से बाहर नहीं निकलना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, फेड हो जाते हैं, तो उस सूरत में आपको ज़रूर डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, और अगर इमरजेंसी की सूरत हाल है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये कभी कभी हीट स्ट्रोक के सिम्टम भी होते हैं। चलिए जी, ऐसे फूड के मुतालिक जिसको खाने में मज़ा तो बड़ा है लेकिन साथ साथ मरीज़ भी बन जाते हैं लोग। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फ्राइज़ की। ये जो आपने देखा होगा ना कि ये जो फ्रेंच फ्राइज़, ये जो आलू के चिप्स गली महल्लों में और ठेलों पे और इधर उधर लोगों ने लगाए हुए होते हैं, इसमें ये कहा जाता है कि जी बड़े ये मज़े के होते हैं, और ख़ासकर बच्चे जो हैं वो इनको बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं। ये जो बाहर के खाने होते हैं तेल में तले हुए, और पता नहीं वो तेल कितना पुराना है, क्या कुछ है, और उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो कितनी बीमारियां जो हैं वो घर लेकर आ रहे हैं। मतलब अगर आप सोचें कि 4 दिन का, 5 दिन का या 6 दिन का तेल रखा हुआ है और उसमें ये जो फ्राइज़ हैं ये फ्राई किए जा रहे हैं और बच्चे इसे खा रहे हैं, तो उनकी सेहत के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह है। लोगों में हेपेटाइटिस और न जाने कितनी डिजीज़ जो है वो डायग्नोज होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रीट फूड, क्योंकि वो हाइजीनिक नहीं होता। क्योंकि इस हवाले से शायद कहीं ना कहीं हम खुद भी नेग्लिजेंस का शिकार हो जाते हैं। हम खुद भी नेग्लिजेंस करते हैं कि चलो ठीक है ना भाई, फ्राइज़ है, मंगाए और खा लिए, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो कैसे बने हुए हैं, उनके अंदर क्या कुछ है, और वो सफाई के साथ सफाई सुथराई के साथ बने भी हैं या नहीं बने। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सारा फारूकी हैं जो कि स्पोर्ट्स एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? गुड मॉर्निंग टू यू टू। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सारा, जिस तरह से हमारे यहाँ पर ये फूड का ओवरऑल स्ट्रीट फूड का सिस्टम है, आई एम टॉकिंग अबाउट कराची, कि कराची में आप देखें कि बहुत अच्छी बात है कि फूड स्ट्रीट्स हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग खानों की तरफ जाते हैं और इस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो एंजॉय करते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं। बट कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर बिल्कुल भी हाइजीनिक फूड नहीं होता, और स्पेशली अगर बच्चों की सेहत के हवाले से बात की जाए, स्कूल गोइंग किड्स के हवाले से बात की जाए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लिहाज से कि स्कूल में जो बच्चे हैं चाहे वो लंच बॉक्स लेके जाएं, लेकिन वो जो है वो समोसा पकौड़ा ज़रूर खा रहे होते हैं। अब वो सफाई से बना है नहीं बना है उसके बारे में किसी को नहीं पता होता, और पेरेंट्स भी कहते हैं चलो जी ठीक है, जब सब बच्चे खा रहे हैं तो खा लें। गली महल्लों में भी जो फ्राइज़ हैं वो लोगों ने लगाए होते हैं, और बहुत शौक़ से बच्चे शाम के टाइम पर जाते हैं और खाते हैं, या मुख्तलिफ कोई मशहूर जगहें होती हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कि वो फ्राइज़ आपके लिए कितने हार्मफुल हैं। तो व्हाट डू यू से ऑन दैट कि स्ट्रीट फूड सेफ़ है या नहीं है? और आलू के चिप्स खाना बुरे नहीं हैं, फ्रेंच फ्राइज़ खाना बुरा नहीं है, लेकिन वो बनाए कैसे गए ये देखना चाहिए। जी सारा। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। स्ट्रीट फूड मोस्टली आप देखें जिस तरह से वहाँ पे बनाई जाती हैं चीज़ें, और जिस तरह से अनहाइजेनिक कंडीशंस होती हैं, उसकी वजह से जो खाना एक्चुअल में इतना बुरा नहीं होता, जो आप अगर घर में बनाएं तो वो इतना बुरा नहीं होता, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन बाहर जब वो चीज़ आपको मिलती है तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी गिर जाती है, और साथ ही साथ अनहाइजेनिक भी हो जाता है। मार्केट में या कहीं पर भी अगर आप खाते हैं, आप देखिएगा कि जो फ्राइज़ हैं, फ्राइज़ में ऑब्वियसली कार्ब्स हैं, उसमें फैट्स भी है, आप उसको ऑयल में जो है फ्राई कर रहे हैं, विच इज़ नेचुरली समथिंग जो आपकी बॉडी को चाहिए। लेकिन अगर आप वो बाहर कहीं से लेते हैं जहाँ पर ख़ास तौर पे पुराना ऑयल जैसे आपने का इस्तेमाल किया जा रहा है, और कॉन्स्टेंटली जो है वो अनहाइजेनिक कंडीशंस में वो पक रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे जर्म्स और बहुत सारे बैक्टीरियाज जो हैं वो खाने के साथ बच्चों के पेट में चले जाते हैं, और इसकी वजह से फिर वो बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी से हमारी इम्यूनिटी जो है वो ड्रॉप होने लग जाती है, और डिफरेंट बीमारियां जो हैं पैदा होने लगती हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई स्नैक्स इस तरह के खाने ही हैं, अगर आपको समोसे पकोड़े खाने का शौक भी है, तो मैं ये कहूँगी कि आप घर में भी वो चीज़ें प्रिपेयर करके यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। हाँ। फ्राइज़ जो है घर में भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं, पकोड़े समोसे घर में भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन वही बात है कि इसको इस तरह से हैबिट नहीं बनानी कि आप हर वक्त जो है कंज्यूम कर रहे हो।
बिल्कुल ठीक है जी। कि आप सही कह रही हैं कि हर वक्त कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और कई ऐसी रिसर्च हैं इस हवाले से, बाहर के खानों के हवाले से कई ऐसी रिसर्च हैं कि जी स्पेशली जब लोग बच्चे स्पेशली जब बाहर से ये खाना खा रहे होते हैं, या स्पेशली ये जो फ्राइज़ खा रहे होते हैं जिसके अंदर पता नहीं मुख्तलिफ़ किस्म की सॉसेस भी मिलती हैं, केचप्स भी मिलती हैं, तो ख़ुद भी ये सोच लेना चाहिए कि अगर किसी फूड की क्वालिटी लो है, अगर वो उस हिसाब से नहीं बन रही है, जो कुकिंग स्टैंडर्ड है उसके उस हिसाब से वो नहीं बन रही है, उसमें तेल कितना पुराना है, तो ये हेल्थ के लिए जो है वो नुकसानदेह। सारा, आप क्योंकि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशिस्ट भी हैं, तो ये बताइए कि हमारी जो यूथ है जब वो इस तरह से बाहर के खाने खाती है और फिर उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो किन मुश्किलात को वो फेस करते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं फिर ये बाहर का खाना खाने के बाद, क्योंकि वो तो स्पोर्ट्स में भी होते हैं, वो अपनी पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ भी हो जाती हैं। जी, देखिए बिल्कुल सिंपल सी इसमें मैथ्स है। आप बाहर से जितना भी फूड इनटेक करते हैं उसमें मैंने बताया आपको डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज, वायरसेस आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप होती है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि आपका ओबेसिटी लेवल इंक्रीज होता है। अगर आप इवन इफ यू आर स्पोर्ट्स पर्सन और आप जिम भी करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, आप रनिंग करते हैं, आपको उन चीज़ों का इतना कोई खास फायदा नहीं होगा अगर आपका बाहर का इंटेक बहुत ज़्यादा, या स्ट्रीट फूड अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, हाँ। जैसे डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स अगर आप कंज्यूम करते हैं, तो वही बात है कि एक तरफ से आप वेट लॉस करने की भी कोशिश कर रहे हैं तो वो वापस रीगेन हो जाएगा, जो भी आपने कंज्यूम किया उससे वो कैलोरीज डबल होके वापस आएंगी। सही। और इन चीज़ों का खास तौर पे यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखेंगे ओबेसिटी रेट जो है पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। एट द सेम टाइम हाँ। डायबिटीज़ का रेट भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसी वजह से क्योंकि हमारा कंजम्पशन ठीक नहीं है, हम लोग हाँ। बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं। हाँ। तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बहुत ही यंग लोगों में हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और हमें इस चीज़ पे ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर के खाने में आपको हाई शुगरी फूड तो मिल ही रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको हाई सोडियम फूड भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मिलता है। जिसकी वजह से खास तौर पे जिनकी फैमिली में ये चीज़ रन करती है, आपकी फैमिली में अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो आपको और भी ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे आजकल के खाने-पीने या बाहर का जो हम चीज़ें खाते हैं, उसमें वो एहतियात नहीं रह गई। हम लोग पहले भी लोग अगर कंज़्यूम करते थे तो कभी-कभी चले जाते थे, चले फैमिली के साथ कोई गैदरिंग होती थी तो लोग जाते थे। लेकिन अब ये डेली हैबिट बन चुकी है और डेली बेसिस पे लोग जो है बाहर का कंज़्यूम करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है, डेली हैबिट बन चुकी है। बल्कि जो ख़वातीन हैं वो बड़े शौक से बच्चों को बाहर भेज रही होती हैं कि जाएं, शाम की चाय आपने बना ली, आप कुछ बाहर से ले आएं। अच्छी बात है, आप बाहर से खाना चाहते हैं ज़रूर खाएं, लेकिन ज़रूर इस बात का ख्याल रखें कि आप जहाँ से भी ये फ्रेंच फ्राइज़ ले रहे हैं, आप जहाँ से भी ये बाहर के समोसे पकौड़े वगैरह ले रहे हैं, इसके ऊपर बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं। इसकी सफाई सुथराई का ख्याल हो तब जाके आप अपने बच्चों को अलाउ करें, या ख़ुद भी जाके अगर आप शाम को चीज़ें लेते हैं या किसी भी टाइम पर आप ये खा रहे होते हैं तो आप ख्याल करें ताकि आपको नुकसान नहीं हो। अच्छा सारा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट फूड के हवाले से, वहाँ स्ट्रीट फूड खाना मना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रीट फूड ना खाएं या आप इन चीज़ों से रुक जाएं, लेकिन एहतियात बड़ी ज़रूरी है। वहीं पर ये बताइए कि जो लोग जिम भी करते हैं फिर वो कहते हैं नहीं जी हमें फ्रेंच फ्राइज़ भी खाने हैं, हमने आलू के चिप्स भी खाने हैं, हमने पकोड़े भी खाने हैं, हमने समोसे भी खाने हैं, एक दिन जो है वो हमारा चीट डे है, तो जिम भी करते जाओ साथ साथ आलू भी खाते जाओ। इसको कैसे देख रही हैं आप? अगर जो स्टूडेंट है जिसने अपना स्पोर्ट्स भी साथ साथ रखना है कंटिन्यू, या कोई ऐसी खातून है या मर्द है जो कि जिम भी जाते हैं, तो उनके लिए कितना नुकसानदेह है जिम के साथ स्ट्रीट फूड बाहर से यानी बाहर के खाने? देखिए बात वही है कि आप जितना ज़्यादा बाहर से कंज्यूम करेंगे, ओबेसिटी उतनी ज़्यादा होगी, आपका वेट गेन उतनी ही तेज़ी से होगा। आप चाहे जितना वर्कआउट कर लें, एक्सरसाइज कर लें, उसका कोई खास आपको फ़ायदा नहीं होने लगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये नहीं कह रहे कि भी बिल्कुल ही टोटली आप ख़त्म कर दें उस चीज़ को, बस ये है कि उसको मॉडरेशन में आप ले सकते हैं। वंस इन अ व्हाइल अगर आप लेना चाहते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप उसको हैबिट बना लेंगे डेली बेसिस पे या एवरी अदर डे आप उसको कंज्यूम करेंगे, तो ऑब्वियसली आप जो गोल अचीव करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप इतनी मेहनत करें, जिम जा रहे हैं, वेट्स उठा रहे हैं, तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। मोस्टली यही होता है कि आपका अगर आपका मतलब लेट्स से कि आप बाहर का बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें, आपका प्रोटीन इनटेक इतना अच्छा नहीं है और एट द सेम टाइम आप वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं जिम के अंदर, तो फिर आपका मसल लॉस तो हो रहा है लेकिन वो रीबिल्ड कहीं से नहीं हो रहा, आप उल्टा फैट मास गेन करना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जो है कई लोग ज़्यादा वेट भी नहीं लिफ्ट कर पाते उसके बाद। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं, देखने वाली होती हैं कि इफ़ यू आर गोइंग टू द जिम और आप एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, तो क्या आप राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स ले भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आपका वो कंजम्पशन ठीक नहीं है और आप बाहर से इस तरह की चीज़ों का कंजम्पशन ज़्यादा रख रहे हैं, तो आपको एक तो एक्सरसाइज का भी कोई फ़ायदा नहीं है, एट द सेम टाइम जो आपकी ऑलरेडी बॉडी पहले से है
वो भी खराब हो जाएगी और मसल मास जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा। मसल मास लूज होना शुरू हो जी। जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा रिसर्च के मुताबिक जो अमवात हैं लोगों की पाकिस्तान में, ज़्यादातर वो हार्ट अटैक की वजह से या फिर वो अचानक दिल का दौरा पड़ जाना, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ की सिवियरिटी की वजह से होती हैं, और लोगों को पता भी नहीं होता कि ये लोगों के बॉडी के अंदर छुपे हुए होते हैं। मतलब हेपेटाइटिस सडन अगर समझ आए लोगों को तो उनको पता चलता है जी ये तो हम किस स्टेज पर आ गए हैं। या बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसका सडन पता लगता है, उनकी सिम्टम्स नहीं आ रही होती हैं, और वो सब इसी वजह से होता है कि वो बाहर के खाने खा रहे होते हैं, या वो नाकिस फूड ले रहे होते हैं, या फिर वो उस तरह की उनकी रूटीन होती है कि वो बहुत ज़्यादा उस फूड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि ख़राब तेल में पका होता है। मतलब अगर हम सिर्फ सोशल मीडिया पे ही सर्च करें ना, तो आपको कितनी सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी, कितनी सारी ऐसी जगहें मिलेंगी जहां अगर आप खाना बनता हुआ देख लें तो शायद आप कभी भी वहां पर जाके खाना ना खाएं। इसके लिए ख़वातीन को, स्पेशली बच्चों को लंच बॉक्स में क्या देना चाहिए, या फिर शाम को चाय के टाइम पे, सुबह नाश्ते के टाइम पे क्या चीज़ें देनी चाहिए ताकि उनकी स्टडी पर भी फ़र्क नहीं पड़े और उनकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो भी रुकावट में ना आए, उसमें भी कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो, ताकि वो बीमार ना हो, उनका मैदा भारी ना हो, उनको एंजाइटी नहीं हो, उनको डिप्रेशन नहीं हो, उनको माइग्रेन नहीं हो। क्योंकि ये जो स्ट्रीट फूड है बहुत ज़्यादा अगर आप इस तरह से खा रहे होते हैं बाहर का फूड, उसकी वजह से माइग्रेन भी होता है। जी सारा। जी, जी। बाहर का फूड जैसे कि आपने कहा उससे बहुत सारे नुकसानात हैं और हाँ। हेल्थ पे भी, और ख़ास तौर पे बच्चों के हेल्थ के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा। बच्चों में भी देखें तो ओबेसिटी रेट बहुत ही ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर भी, और इसमें आपको देखना चाहिए कि जैसे अगर आप लंच भी बना के दे रहे हैं उनको, हाँ। तो उसके अंदर आप हेल्दी चीज़ें ऐड करें, ज़्यादा फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं। आप उनको जो है शेक बना के जैसे मॉर्निंग में आप उनको पिला सकते हैं। आप हम्म। उनको हम्म। डिफरेंट ग्रेनोला बार भी उनको दिया जा सकता है। हम्म। ग्रेनोला बार घर पे भी बनाया जा सकता है, डिफरेंट नट्स के साथ आप बना सकते हैं, उसमें हम्म। हनी ऐड करके और पीनट बटर ऐड करके आप उसको बना सकते हैं। हम्म। इस तरह की चीज़ें जो है आप एज अ स्नैक उनको दे सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर आपने उनको फॉर एग्जांपल चिप्स देने ही हैं, तो फ्रेंच फ्राइज फॉर एग्जांपल अगर आपने देने हैं तो आप हाँ। घर में उनको जो है लेस ऑयल में बना के, वो फ्रेश ऑयल होगा तो हाँ। आप कम उसमें बना के जो है अपने हिसाब से उनको बना के दे सकते हैं। सही। और उसके अलावा सैंडविचेस बना के दे सकते हैं। चिकन का सैंडविच है या मटन का सैंडविच है, आप उन्हें बना के दें, उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करके दें। ये बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि इससे आपको तमाम विटामिन्स मिनरल्स मिल रहे होते हैं, साथ में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स की जो रिक्वायरमेंट है बच्चों की वो हाँ। भी पूरी हो रही होती है। लेकिन वही बात है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भई हम उनको बाहर भेजते हैं, वो बाहर से जो है अपना लंच कर लें, वो ज़्यादा नुकसानदेह, क्योंकि इससे बच्चों की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। स्टंटेड हाइट आप हाँ। देखेंगे, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, हम्म। लर्निंग एबिलिटी जो है डिस्टर्ब होती है, बच्चे क्लास में सही से पढ़ नहीं पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे। हाँ। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, उनका जो न्यूट्रिशन आप उनको दे रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स आप दे रहे हैं, उनका कसूर है, क्योंकि वो आप प्रॉपर्ली उनको नहीं फीड कर रहे, वो चीज़ें उनको नहीं दे रहे जिसकी उनको ज़रूरत है। जैसे अक्सर बच्चे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं तो वो चूना खाने लग जाते हैं या वो बर्फ़ खाने लग जाते हैं। इस तरह की हाँ। चीज़ें जो नॉन फूड आइटम्स हैं जो वो लेना शुरू कर देते हैं, ये ख़ास तौर पे ये इंडिकेशन है कि दे आर वेरी डेफिशिएंट इन सर्टेन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो वो आपने ध्यान देना है कि उनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। और छोटे बच्चों में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है वो ये है कि अगर उसको, किसी बच्चे को अगर भूख लग रही है या कुछ हाँ। खाना चाह रहा है, तो हम्म। आप उसको दूध का गिलास पकड़ा देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि भई जो दूध है वो मुकम्मल ग़िज़ा है। सही। मुकम्मल ग़िज़ा वो सिर्फ़ जो है फर्स्ट 6 मंथ्स तक होती है, उसके हाँ। बाद नहीं होती। उसके बाद आपने उसको प्रॉपर फ़ीड करना होता है, खाना खिलाना होता है। दूध के अंदर सही। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मौजूद। तो हर वक़्त जो है दूध का गिलास पकड़ा देना बच्चे को, ये सोच हाँ। के कि भई सब कुछ उसे मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। और सही। इनफैक्ट वो बच्चा जो है मज़ीद डेफ़िशिएंट हो जाता है न्यूट्रिएंट्स के अंदर। तो बिल्कुल ये ठीक कह चीज़। रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही जी। हैं सारा। यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो ख़वातीन बहुत परेशान रहती हैं इस हवाले से कि भई उनके बच्चे बाहर का फ़ूड खाते हैं और वो इस तरह के फ्राइज़ और चीज़ों के ऊपर जाते हैं, ऑल्टरनेट फ़ूड वो क्या बना के दे सकती हैं कि उनकी वो क्रेविंग जो है वहाँ से ख़त्म होके घर के ऑर्गेनिक फ़ूड पर आ जाए, या फिर वो उसके बजाय कुछ और खाना शुरू कर दें ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, उनका स्टमक जो है वो ख़राब ना हो? घर में देखिए इतनी सारी ऑप्शंस हैं हुँ। जो आप घर में बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप सैंडविचेस, डिफरेंट किस्म के सैंडविचेस आप बना के दे सकते हैं। हुँ। और उसके अलावा जो है चिकन पीस आपको बारबेक्यू करके उनको दे दें, साथ में जैसे भी उनको चीज़ पसंद है या वो जो चीज़ चाहते हैं कि वो बाहर से खाना चाहते हैं, वो आप हुँ। घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे सही। फ्राइज़ वगैरह भी हैं, वो आप घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। मिल्क शेक्स हैं, डिफरेंट जूसेस हैं, वो आप उनको दे सकते हैं।
इस तरह हाँ। की तमाम चीज़ें आप उनको फीड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग एक कॉन्सेप्ट होता था, हम लोग पंजीरी बहुत शौक से पहले बचपन में हमारी अम्माएँ भी हमें खिलाती थी। तो पंजीरी भी एक चीज़ है जो कि आप उनको खिला सकते हैं। वो भी एक जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि नट्स बच्चे मोस्टली नहीं खाते, तो आप उनको पाउडर फॉर्म में जो है वो खिला सकते हैं, उनकी डेली डाइट में वो आप एक डाल सकते हैं। तो इस तरह की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हाँ। वो आप अगर इनकॉर्पोरेट करते रहें तो मेरे ख्याल से कि बहुत सारी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं वो मिनिमाइज़ की जा सकती हैं। मिनिमाइज़ की जा सकती है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सारा फॉर योर प्रीशियस टाइम। और हमारा जो टॉपिक है ना, उसका मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर या जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, उसको एम्फेसाइज़ करें कि वो घर के ऑर्गेनिक खाने खाएं। और अगर फूड स्ट्रीट से जाके आपने ये जो स्ट्रीट फूड है, स्पेशली जो फ्राइज़ हैं, अगर खाने हैं तो कम से कम चेक करके खाएं कि वो ऑर्गेनिक हैं या नहीं है। समटाइम्स इट हैपन्स विद द पीपल कि वो ये भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जो केचप मिली है वो भी बड़ी नाकिस मटेरियल के साथ में बनी है, मतलब उसके अंदर भी बड़े नाकिस इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। सो मेक श्योर कि आप जो फूड खा रहे हैं वो साफ़ सुथरा हो। और ये बिल्कुल वो ये फजूल बातें होती है कि जी वो इतना हीट के ऊपर बनाया जाता है कि उसके जरासीम जो है वो मर जाते हैं और इन ऑल दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ़ सुथरा फूड खाएं, अच्छी ज़िंदगी गुजारें हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ। लोगों की ज़िंदगी में वैसे ही क्या कम मुसीबत है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, ऊपर से लोड शेडिंग है और फिर क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, वेदर में अभी हमने आपको इंट्रो में शुरू में बताया कि भाई हीट स्ट्रोक का खदशा है। वहीं पर ये जो वेदर है लोगों की ज़िंदगियों को इस तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये डिप्रेशन लेकर लोग जो हैं अपने रोज़ाना के जो मामूल के काम हैं वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है कि उनके मूड में सडन चेंज आ जाता है। जब आप अच्छे से सोएंगे नहीं, जब आप अच्छे तरीके से अपना लाइफस्टाइल कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो आपको एंजाइटी रहेगी। और ये जो एको एंजाइटी होती है ना, ये आपके पूरे जो रूटीन है ना उसको डिस्टर्ब कर देती है। अब किस किस तरह के लोगों में डिप्रेशन हो रहे हैं? कई डिप्रेशन ऐसे होते हैं कि जो लोग चलो हैंडल कर लेते हैं कि ठीक है गर्मी है, वी आर बेयरिंग इट, और ये टाइम है, गुजर जाएगा एंड ऑल दैट। बट कुछ लोग जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी नहीं होती, इतने एनर्जेटिक नहीं होते, उनके नर्व्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो ये जो वेदर का ओवरऑल जो सिस्टम है, ये जो गर्मी है, ये जो हब्स है, डिप्रेशन है, लोड शेडिंग है, महंगाई है, इससे लड़ते हुए जो है अपने आप को ठीक रखें। तो इस पर बात करने के लिए कि इस क्लाइमेट की वजह से, इस वेदर की वजह से जो है लोगों को डिप्रेशन हो रहा है और क्या क्या केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं और किस किस तरीके से लोगों की सिचुएशन हो जाती है, क्या कंडीशन होती है और कब उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो नौशीन अहमद मौजूद हैं, जो कि साइकोथेरेपिस्ट हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशीन, कैसी हैं आप? Assalamu alaikum Sabah, how are you? Very good बिल्कुल ठीक topic ठाक, today, climate अल्हम्दुलिल्लाह। anxiety. सॉरी जी। मैं कह रही हूँ आज का टॉपिक बहुत मुनासिब है आपका क्लाइमेट एंजाइटी को लेके। बिल्कुल, क्लाइमेट एंजाइटी लोगों में बढ़ रही है और फिर इसके बायस लोग जो है मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, ज़हनी उलझनों से गुजर रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि डीप डाउन वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं और उन्हें डॉक्टर की, साइकोथेरेपिस्ट की या किसी किस्म की अच्छी गैदरिंग की ज़रूरत है। तो क्या केसेस आ रहे हैं नौशीन? बेसिकली सबा जैसे आपने सुने ना पैसिव स्मोकिंग जैसे होती है, हाँ। like you're not really smoking but you're getting damaged. Just the way that you क्लाइमेट एंजाइटी है। इट इज जैसे हमारी बॉडी एक थ्रेट महसूस करती है जिसको वो इंटरनली, उसके कोई वर्ड्स नहीं है लेकिन वो इंटरनली प्रोसेस करती है। हमारी बॉडी का कोर्टिसोल बढ़ जाता है एंड वी सडनली गो इन अ सबकॉन्शियसली हम एक अलार्म मोड में चले जाते हैं। देखिए ना, हम जैसे नॉर्मल रूटीन में देखें, अगर आपने कोई मेजर, आपने कुछ अपने प्लानिंग करनी है, आपने कोई वेकेशन प्लान करनी है, हाँ। आपने कुछ अपने मेजर डिसीजंस लेने हैं, हाँ। you always keep thinking subconsciously your body mind spirit is in a threat mode, you're not settled. बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपने अगर कोई चीज़ प्लान करनी है, गर्मियों में अगर आपने कोई इवेंट रखना है, अगर आपने अपने घर में कोई फ्यूमिगेशन प्लान करनी है, आपने घर में कुछ चेंजेस करने हैं, कलर करवाना है एंड ऑल दैट, बट क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, शदीद गर्मी की वजह से आपके ये प्लान कैंसिल होते हैं। ये तो वो प्लान्स हो गए जो आप खुद बना रहे होते हैं और ख़ुद आपके अपने हाथ में भी होते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, वेदर की वजह से, गर्मी की वजह से इस तरह से आते हैं कि आपको पता नहीं होता कि अगर आप दूसरे मौसम में, यानी सर्दियों के मौसम में, बेहतर मौसम में अगर 8 घंटे सो रहे हैं तो गर्मियों में आप जो है वो पोर्शंस में अपनी नींद कर रहे होते हैं, यानी आपकी
वो स्लीपिंग आवर्स पूरे नहीं हो रहे होते, लोड शेडिंग है, गर्मी है, एंजाइटी है, और आपको पता ही नहीं है कि आप डिप्रेस हो रहे हैं, और आपके जहन में एक ही टेंशन है कि जी बहुत गर्मी है या टेंशन है, और वही टेंशन लेते लेते लोग मुख्तलिफ जहनी बीमारियों से, उलझनों से गुजरते हुए डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो किस किस तरह के डिप्रेशन होते हैं और ये किस तरह बिहेव करते हैं लोग? Sabah, the depressions are and anxiety, depression, behavioral changes, they're immense. They're sometimes हम बिल्कुल एक chronic depression में चले जाते हैं, हम लोग lethargy में चले जाते हैं, हम एक ऑटो, अगर आपने देखा हो आजकल हम एक ऑटो स्क्रोलिंग मोड पे चले जाते हैं, like you know we are, our bodies in a freeze state. At least that has personally happened to me, many of my clients, that they don't want to process the outside environment at all. बिकॉज उसमें जैसे आपने जिक्र किया लोड शेडिंग है, पुअर वेदर है, तो एक वेदर आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज 90% ऑफ हाउ यूर फीलिंग, और स्पेशली एक ऐसी एनवायरनमेंट जो आपकी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, आपके पास बहुत वसाइल हैं, आपने जनरेटर्स लगवा लिए, लेकिन क्लाइमेट और मौसम ऐसी चीज है जो अमीर करीब हर किसी को इम्पैक्ट कर रहा है अपनी अपनी नौयत में, अपनी अपनी कैपेसिटी में। So yes, different you आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको chronic anxiety हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकती है, आपको डिफरेंट OCDs डेवलप हो सकते हैं। So क्लाइमेट का बहुत सा हमारे एंजाइटी, हमारे मूड स्विंग्स पे बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। अच्छा, अब इससे बचा कैसे जा सकता है? ठीक है, गर्मी है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, नींद पूरी नहीं हो रही, दीगर मसाइल हैं और बहुत सारी उलझने, इस डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलें? वो कौन से 3 मेजर की पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको डिप्रेशन से दूर रखते हैं और हर वक्त की एंजाइटी जो 24/7 आपके साथ में चलती रहती है, हर वक्त जब आप एंजाइटी, परेशानी और डिप्रेशन में होते हैं, तो उससे निकलने के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स या उसूल या की पॉइंट्स या ट्रीटमेंट्स क्या हैं नौशीन? I feel, Sabah, it's really back to nature, really back to nature. The first one has to be like, you know, stay, आपके हमारे औलिया ने हमारे different सारे stages ने हमें हर मौसम के हिसाब से हमें डायरेक्ट किया है कि इस मौसम में ये फल खाओ, इस मौसम में ये फल खाओ, वो आप यकीनन खाएं, आप हाइड्रेटेड रहें, आप अपने घरों को, हम जितना अर्बन लाइफस्टाइल में आ गए, हमें थोड़ा सा अपने आप को, जिसको इंग्लिश में सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, उसकी तरफ जाना चाहिए। सो पॉइंट नंबर 1, स्टिक टू नेचर, स्टे हाइड्रेटेड, हैव द मौसम का फूड। सेकंड, स्टे सस्टेनेबल, जो चीज आप कर सके, एसी हर वक्त में नहीं आप रह सकते, अपने घर में चिक्स डाल लें, अपने घर को वेंटिलेटेड करें। एंड थर्ड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज साइकोलॉजिकल, इज दैट यू हैव टू लेट गो। You can't control everything. तो हम और क्लाइमेट एक फ्यूचरिस्टिक और प्रेजेंट दोनों तरीके का थ्रेट है। So just be in the moment, be easy, and जिसे कहते हैं ना उर्दू में जो है वो है। So you have to kind of embrace it. ठीक है, चले जी नौशीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर वापस सेशन कंटिन्यू करते हैं और क्लाइमेट के हवाले से, वेदर के हवाले से करने ही ढेर सारी बातें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं डिप्रेशन के हवाले से, एंजाइटी के हवाले से कि वैसे तो डिप्रेशन कई वजूहात की वजह से हो सकता है, लेकिन मौसम की वजह से जो डिप्रेशन है, लोगों के जहनों पर इसका जो गहरा असर है, उसकी वजह से वो कई मसाइल का शिकार हो रहे हैं और उनकी लाइफ जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है। इससे कैसे ओवरकम किया जा सकता है? नौशीन, प्लीज़ बताइए कि किस तरह ओवरकम करें। अभी जिस तरह से आप पहले बता रही थी कि हर वक्त एसी में तो नहीं रहा जा सकता, तो घरों को फिर आपने थोड़ा सा वेंटिलेटेड करना है, थोड़ा सा वेंटिलेशन रखनी है, चिक्स डाल लें, लेकिन अगर आप हर वक्त एसी में रहेंगे या आप हर वक्त ठंड में रहेंगे, तो उससे दूसरे भी फिर आपको नुकसान होते हैं और फिर आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो नेचुरल लाइफस्टाइल है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर होती है। जी नौशीन। जी सबा, बेसिकली जैसे आपने बात की कि लाइक द ह्यूमन बॉडी, आई मीन हम लोग लाइक द यूनिवर्स हैज क्रिएटेड अस वेरी अडेप्टेबल। सो हर मौसम बॉडी के लिए भी जरूरी है, स्वेट भी जरूरी है, तो हर चीज जरूरी है। तो इफ वी रियली पुट आवरसेल्व्स इन वेरी आर्टिफिशियल एयर कंडीशन एनवायरनमेंट्स, यस वो बहुत वो आई मीन दैट्स वेरी नाइस, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड इट्स नॉट सस्टेनेबल। सो आप अफोर्ड कर सके ना कर सके, आई फील स्पेशली इन पूरे पाकिस्तान के लिए, स्पेशली इन हम तो जैसे कराची में बड़े ट्रॉपिकल वेदर में रहते हैं, वी आर ऑल वेरी बीच पीपल, वी हैव द मेन बीचेस हियर, लाइक कीप योर, जैसे चिक्स है, जैसे खुद एक पर्दा आता है, ढेर सारे प्लांट्स होते हैं, मनी प्लांट्स होते हैं, दरख्त होते हैं,
इनसे वाकई लाइक यू नो हम अर्बन अपार्टमेंट्स वगैरह में भी हम अपने बैल्कनीज में कहीं पे लगा सकते हैं, हम अपने आप को वेंटिलेट कर सकते हैं, हम आपको हाइड्रेट कर सकते हैं, जैसे सत्तू है, जैसे मुख्तलिफ हमारे ठंडे शरबत हैं, हमारा चिकन बीन्स है, हमारा ये सारी चीजें हमें होम छोटी छोटी रेमेडीज करके इससे हम साइकोलॉजिकली हमें ऐसा हमारी बॉडी को महसूस होता है, ओ वी आर डूइंग समथिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. So one is that, like all the Gen Z kids today, they can really actually revert back to basic natural remedies to cure this, to beat the heat, and also in a lifestyle, housewives हैं, mothers हैं, even fathers, and I mean everyone. आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, keep a bottle with yourself. हमेशा अपने साथ आप एक हाइड्रेशन की बॉटल रखें, ना आप अपना breathable clothes पहने. And most importantly, psychologically, like, you know, of course, this is a talk show and we're talking about it. I feel we need to stop complaining about it also, because this is nature. It's going to happen. ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमें इसको इम्ब्रेस कर लेना चाहिए, एहतियात करें, मेजर्स लें और फिर कंप्लेन ना करें. दिस इज गॉड्स डूइंग. आई मीन इट इज गोना हैपन. ये इनएविटेबल है. सही, क्योंकि जितना ज्यादा कंप्लेनिंग होंगे तो उतना ज्यादा खुद वो आप अपने आप से भी लड़ रहे होते हैं ना, अपने अंदर भी आप एक जंग लड़ रहे होते हैं कि भाई मैं इस मौसम से कैसे निपटूं. ये डिप्रेशन भी है, नींद भी पूरी नहीं हो रही, एंजाइटी भी है, लोड शेडिंग भी है, महंगाई भी है एंड ऑल दैट. अच्छा ये बताइए, ये तो आपने बहुत अच्छी टिप्स हमारे साथ में शेयर की. इसके अलावा अब क्योंकि जो एको एंजाइटी है, यानी जो ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये हर किसी को तंग करता है, हर किसी को परेशान करता है. और ख़ास तौर पर जब हम डेवलप कंट्री की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हम भी डेवलप कंट्री में आते हैं, लेकिन कराची में जो सूरत हाल है लोड शेडिंग की वजह से अवाम वैसे ही बहुत गम गुस्से का शिकार रहते हैं. पानी नहीं है, फिर दीगर और मसाइल हैं, इसके साथ फिर ये मौसम. अच्छा, अब जब ये मौसम आ जाता है तो इससे आपने बचने के लिए बता दिया कि भाई आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं या वेदर का जिनके ऊपर वाकई असर होता है, एक तो हो जाता है हीट स्ट्रोक, वो तो साइन एंड सिम्टम्स सामने आ जाता है, लेकिन उनके जहनों पर क्या असरात होते हैं, क्या अलामात होती हैं कि भाई वो गर्मी की वजह से या वो एंजाइटी की वजह से, वो अपने एनवायरनमेंट की वजह से डिप्रेस है, तो उनके साइन एंड सिम्टम बताइए. और ये भी बताइए कि कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए. आई फील सवा ये इसके सिम्टम्स बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, मेडिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं और इसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं. ऑफ कोर्स मेडिकल सिम्टम्स तो लाइक यू सेड के आपको बिल्कुल ही आपको हीट स्ट्रोक हो गया. मेडिकल सिम्टम्स में आपकी डिहाइड्रेशन आ जाएगी, आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाएंगे, तो वो सारे मेडिकल सिम्टम्स में आएंगे. साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में आई फील अ ब्रेन्स गेट हीटेड, सीरियस एंगर. आप देखिए रोड्स के ऊपर वर्ड्स ऑफ द एक्सीडेंटल आर्ग्यूमेंट्स, पीपल शॉपकीपर्स के साथ, जनरल सिविक सेंस लोगों की खराब हो जाती है. सो साइकोलॉजिकली यू बिकम वेरी शॉर्ट हेडेड. यू बिकम लाइक आपको एंगर लाइक यू नो आपकी स्ट्रेस रेगुलेशन नहीं हो पा रही होती है. सो एंड आपकी बॉडी अनईजी होती है जो सोमैटिकली आपके लिटरली लाइक यू आर एक्चुअली प्लेइंग इट आउट देन. सो ऑफ कोर्स मेडिकली यू हैव टू कीप इन चेक. जैसे लाइक यू नो आप फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाएं अगर आपको लग रहा है कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो रहे हैं, आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं. लोगों की मतलब आई मीन खुदा ना खास्ता डेथ्स हो जाती है, इतने इंटेंस होते हैं हीट स्ट्रोक्स. और साइकोलॉजिकली आई फील लाइक टेक योर टाइम. अगर एक दिन में आपके बहुत ज्यादा चोर्स प्लान्ड है तो बेल आउट लाइक अ कपल ऑफ देम. लाइक इफ आई हैव 3 थिंग्स प्लान्ड इन अ डे और मुझे लग रहा है कि मैं नहीं डिलीवर कर सकती, तो मैं अपने आप को बोलूं कि नहीं, मैं थोड़ी, मेरा माइंड हीटेड है, let me slow down a bit, let me rest a bit, let me hydrate a bit. So psychologically you have to slow down as well to match the pace of the weather. बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अपने आप को खुद आपको चेक करना आना चाहिए कि जी आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं. अच्छा, इसमें क्या होता है कि कुछ लोग बिला वजह लड़ना भी शुरू कर देते हैं, कुछ लोग जो है वो बिला वजह हर चीज़ से उदास भी हो जाते हैं. इसका मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी कि जब ये इस तरह का इफेक्ट होता है, वेदर का इफेक्ट होता है लोगों के ऊपर, तो वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो जाते हैं. कुछ लोग बहुत ज़्यादा लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग उदास हो जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ऐसे बेजार हो जाते हैं कि वो कहते हैं जी हमारी ज़िंदगी का तो कोई पर्पज़ ही नहीं है. मतलब ये वाले साइन एंड सिम्टम्स भी होते हैं और ये साइकोलॉजिकली लोगों के जहनों पर असर करता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उनकी रूटीन ख़राब हो रही है, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो उस तरह से मैनेज नहीं हो रही है. तो अगर किसी की लाइफस्टाइल में इस तरह से चेंजेस आते हैं, मेजर चेंजेस आते हैं, तो उसके लिए लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए क्या किया जा सकता है ये सारे मसाइल के साथ.
उसमें समझ देखिए, आप बिल्कुल सही हाँ। कह रही हैं, बहुत चेंजेस आते हैं मूड के अंदर। उसमें देखिए हाँ, सबसे पहले हमारी आवर स्लीप पैटर्न, और ईटिंग पैटर्न, और डाइजेशन पैटर्न, एवरीथिंग इज सो इम्पैक्टेड कि वो लिटरली कुछ लोग बिल्कुल लोनलीनेस में चले जाएंगे, हाँ, खाना पीना छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली हमें कॉन्शियसली अपना स्लीप, हमारा नींद, हमारा रूटीन, हम हाँ। क्या खा पी रहे हैं, हमारे हमारा आई थिंक जो हमारे गट्स होते हैं, जो हमारे स्टमक होते हैं, वो बहुत टेलिंग होते हैं। हाँ। एज थेरेपिस्ट वी रियली लाइक व्हाट्स हैपनिंग इन द गट, इट्स सो इम्पोर्टेंट। तो हाँ। लाइक जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उनको बर्गर्स, फास्ट फूड वगैरह पसंद होता है, वो उतनी गर्मी में वो प्रोसेस नहीं कर पा रही होती उनकी बॉडी, तो उन्हें पता नहीं होता, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उनकी डाइजेशन स्लो डाउन होती है, वो खुद स्लो डाउन होते हैं, हाँ। एंड दे जस्ट फीलिंग वेरी डाउन अबाउट देमसेल्व्स, जो कि सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है, इट्स कनेक्टेड, इट्स लाइक इंटरट्वाइंड बायोलॉजिकली एज वेल। सो बिल्कुल। उसके लिए हमें, जैसे आपने कहा, कि हमें उसको कॉन्शियस मेजर्स लेने चाहिए कि या गर्मी है, हमें ये करना है, हाँ। मेडिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली, डोमेस्टिकली, हम सारे अपने रूटीन में चेंज लाएं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अपने अंदर चेंजेस लेकर आने चाहिए। अच्छा ठीक है, अब ये जो मौसम है नौशीन, इसमें लोग किन टाइमिंग्स के ऊपर अपना वर्कआउट कर सकते हैं? अगर उनके यहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम है, अगर किसी का ट्रैवल बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि जी ठीक है उसको गर्मी में ट्रैवल करना है, तो अपने आप को लाइटन अप करने के लिए, अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए वो कौन सी थेरेपीज़ कर सकते हैं या कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसकी वजह से उनका जो लाइफ़स्टाइल है वो थोड़ा मेंटेन रहे और वो जो दिन भर की एंजाइटी है उनकी वो ख़त्म हो जाए और वो फिर किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो? क्योंकि यूजुअली लोग गर्मी में कहते हैं कि जी हमने तो स्पोर्ट्स भी नहीं करना क्योंकि बहुत गर्मी है, और वही एक पॉइंट होता है जब वो अपने आप को डाउन कर रहे होते हैं, उनका ब्रेन थोड़ा स्लो हो रहा होता है, गर्मी की वजह से काम ज़्यादा नहीं हो रहा होता है। तो किन टाइमिंग्स पर और कैसे अपने आप को, अपनी एनर्जी को बेहतर कर सकते हैं और अपना जो मूड है, मूड स्विंग्स हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं? इसमें सब, टू बी ऑनेस्ट, जो वर्कआउट्स की आपने बात की, वो हाँ। तो आई थिंक लाइक माय ट्रेनर टेल्स मी कि चाहे जिंदगी हो, मौत हो, गर्मी हाँ। हो, सर्दी हो, वर्कआउट तो करना है। करना है, तो बिल्कुल। आई फील एंड बिकॉज इट इज अ मूड बूस्टर, हाँ। और उससे हमारे ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, हमारे सारे एंडोर्फिन्स, वो हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं। रिलीज होते हैं, लेकिन हाँ। ऑफ कोर्स बीइंग माइंडफुल, आपका जो भी, अगर आप जिम्स में जा रहे हैं, एक कंडीशन एनवायरनमेंट से, हाँ। ऐसा टाइम स्लॉट चूज कर लें जहाँ पे रिलेटिवली कम रश हो। अगर आप बाहर आउटडोर जा रहे हैं, डेफिनेटली अर्ली मॉर्निंग को, हम वो जो गोल्डन आवर होता है, आजकल तो 4:30 बजे हमारी सुबह की अजान हो रही है, हाँ। उसके बाद का 6:30 तक बहुत थोड़ा ठंडा मौसम होता है, आइडियल है अगर हाँ। आप सुबह का आवर यूटिलाइज कर ले, बिल्कुल हीट नहीं होती। और उसके अलावा अगर आप नौकरी पेशा है तो जाहिर है बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, आपका अपना काम है, तो आप उस हिसाब से अपना स्लीप पैटर्न, अपना वर्कआउट पैटर्न, अपना गोइंग आउट फॉर योर बिजनेस, अर्निंग इनकम, गिविंग इट टू फैमिली, हाँ। आप उसको अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं को क्या सूट करता है। बस मेक श्योर करें कि 8 घंटे की नींद जरूर लें और बेसिकली घंटे का वर्कआउट जरूर करें। ये तो हमारे सबकी हेल्थ के लिए हर मौसम में लाजमी होता है। चले जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम नौशीन। और बहुत ज़बरदस्त बातें नौशीन ने बताई हैं, और ये तमाम तर चीज़ें सीज़न टू सीज़न आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं ना। पूरी दुनिया में लोग अपने आप को सीज़न टू सीज़न प्रिपेयर करते हैं कि जी गर्मियाँ आ रही हैं तो अब हमने अपने लाइफस्टाइल में ये चेंजेस लेकर आने, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का, एंजाइटी का या किसी किस्म की बीमारी का शिकार नहीं होते हैं। आपने अपना वर्कआउट नहीं छोड़ना है, आपने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है, आपने पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस रखना नहीं छोड़ना है, वरना ये वेदर जितना भी लॉन्ग टाइम है आप एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार रहेंगे और इसकी वजह से आगे चल के आपको बहुत मसाइल होंगे। भाई अब कुछ बात कर लेते हैं मेकअप लुक्स की। नए ट्रेंडिंग मेकअप लुक्स क्या हैं, और जैसे सीज़न चेंज होता है तो मेकअप के लुक्स भी चेंज होते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या होता है कि पुराना वाला फैशन फॉलो कर रहे होते हैं, पुराने वाले मेकअप लुक्स जो हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेकअप लुक्स जो हैं वो हर महीने चेंज हो जाते हैं और उनमें बड़ी वेरिएशंस होती है और बहुत तरह तरह के जो है वो मेकअप्स हो रहे होते हैं। कभी कभी आई शेड्स के साथ खाली प्ले कर रहे होते हैं लोग मेकअप आर्टिस्ट, और कभी कभी जो है वो बेस के साथ जो है बहुत अच्छा प्ले कर रहे होते हैं, ब्लश का इस्तेमाल कम कर रहे होते हैं, या फिर वो जो है वो दीगर चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से इन्हांसमेंट हो जाती है, और उसको हम कहते हैं कि जी ट्रेंडिंग मेकअप लुक्स क्या हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वकार भाई मौजूद हैं, जो कि ज़बरदस्त किस्म के मेकअप आर्टिस्ट हैं, और कौन नहीं जानता उनको। भाई मैं तो उनकी फ़ैन हूँ, उनके काम की मैं तो फ़ैन हूँ। वकार भाई को शो में वेलकम करते हैं। वकार भाई, वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, लोग वेकेशंस पर हैं। जी जी बिल्कुल, वेकेशंस में मैंने कहा जरा थोड़ा सा काम से फुर्सत मिली है तो जरा वेकेशंस हो जाएं।
दैट्स ग्रेट। कहाँ पर है वकार भैया? मैं इस वक्त शोग्रान में हूँ। अच्छा जी, चले जी, हमने आपको शोग्रान में ही सोचा कि शोग्रान से ही आपसे जो है वो बात करते हैं और लोगों को जी बताते हैं जी। कि भाई मेकअप लुक्स क्या हैं। वकार भाई, नए मेकअप ट्रेंड्स क्या हैं? देखिए, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको याद होगा ये बात कही थी कि मेकअप जो ट्रेंड्स है ना वो तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन मेकअप ट्रेंड्स को आप, मैं कहता हूँ, जरूर फॉलो करें, लेकिन साथ साथ अपने फीचर्स, अपनी लुक, अपनी पर्सनालिटी को भी जो है वो बहुत मैटर करती है चीज। हाँ। जैसे कोई ब्राइड अगर आप बन रही है तो ब्राइडल है अगर, तो उसके हाँ। अंदर वो देखें कि कितना मिनिमल हो सकता है, कितने मिनिमल में वो प्यारी लग सकती है। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ करे हाँ। या बहुत ज्यादा ओवरडू हो, चाहे वो मेकअप हो चाहे वो कपड़ों में हो। बाज दफा ऐसा होता है कि बहुत ड्रेसेस में इतना, क्योंकि वो डबल दुपट्टा और चीजें बहुत इन फैशन है आजकल, लेकिन वो सब पे सूट नहीं करती। तो आई थिंक ऐसा देखना चाहिए जिसमें आपकी एटलीस्ट बॉडी शेप नजर आ रही हो, आपकी लुक अच्छी लग रही हो, आपका पूरी पर्सनालिटी डिफाइन हो रही हो, रादर देन कि आप वो करें जो कि वो चल रहा है। तो मुझे लगता है कि फैशन जरूर फॉलो करें, लेकिन साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को भी मद्देनजर रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अपनी पर्सनालिटी को जरूर देखना चाहिए कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगता है। अगर अच्छा क्या वकार अच्छा भाई, लगता है। बहुत सारे लोग ना क्या होता है कि सिर्फ मेकअप के ऊपर फोकस करते हैं, खुद अपनी पर्सनालिटी के ऊपर नहीं जोर देते कि उनको उसको बेहतर बनानी चाहिए, स्किन को बेहतर करना चाहिए और किस तरह का हेयर डू अच्छा लगेगा, कौन से ड्रेस अच्छा लगेगा, क्योंकि सब चीज़ों का कम्बिनेशन मिलके आपकी पर्सनालिटी बनती है। खाली मेकअप लुक से तो आप नहीं उस तरीके से मुनफरिद नजर आ सकते। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ। मैं हमेशा सबको ये बताता भी हूँ अपने इंटरव्यूज के थ्रू या अपने चैनल के थ्रू, हाँ। कि देखिए, जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर खुले बाल ही अच्छे लगे, या बाज दफा होता है कुछ खवातीन बहुत खौफजदा होती हैं इस बात से कि उनका कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ होता है। अच्छा। वो कहती है नहीं, हम बाल नहीं बांधेंगे, हम किसी भी तरह टाई अप नहीं करेंगे, हमारा मुंह बड़ा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डेफिनेशन है ना खूबसूरती की, कि पतली लड़की हो, गोरी हो, लंबी हो, लंबे बाल हो, ये मुझे नहीं पता कि किसने डिसाइड की है बात। हाँ। मुझे लगता है हर इंडिविजुअल की एक अपनी खूबसूरती होती है। हर इंसान अपने स्किन के अंदर बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। किसी की स्माइल बहुत अट्रैक्टिव होती है, किसी की आंखें बहुत प्यारी होती है, किसी के बाल बहुत अच्छे होते हैं, और कोई बहुत बेसिक, समझे, बहुत एवरेज फेस फीचर्स वाला हो, लेकिन वो अपने आप को कैरी और उसकी बात करने का अंदाज इतना प्यारा होता है कि आपको वो ऑटोमेटिकली बहुत खूबसूरत लगने लगता है। तो मुझे लगता है कि जब मेकअप करें या बाल बनाएं या कुछ, तो उसके लिए कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए। हाँ। एक्सपेरिमेंट होना चाहिए और अपनी पर्सनालिटी को देखते हुए उसमें इंप्रूवमेंट लानी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक जगह पे आप स्टक हो जाएं, आपको चेंजेस करनी चाहिए फैशन के हिसाब से भी। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि फैशन इज इम्पोर्टेंट, बट आपकी पर्सनालिटी इज मोर देन इम्पोर्टेंट, कि आप पे क्या सूट करता है। आप पे क्या सूट करता है। एक्चुअल प्रॉब्लम यही है लोगों की कि वो ये नहीं देखते कि उन पे क्या सूट करता है। वो आपको जो है किसी एक्ट्रेस की पिक्चर ला के देंगे और आपको कहेंगे कि वकार आपने ऐसे बना देना है। उस वक्त क्या जवाब होता है आपका और क्या बताते हैं आप? उस वक्त हम ये करते हैं कि अपनी एक्सपर्टीज को जहन में रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा कर दें जो उनके करीब करीब हो, हम चीजों को चेंज कर दें। लेकिन क्योंकि हम फीचर्स को एक हद तक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, मगर हम कोई सर्जन नहीं है कि हम उसको चेंज कर देंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उस हद तक ले आए। और बाज़ दफा ऐसे भी होता है कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बहुत लाउड होती हैं, तो हम उनको कन्विंस करते हैं कि थोड़ा सा मिनिमल की तरफ आएं ताकि आप प्यारे लगें, ताकि आप, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा। जो बहुत से लोग होते हैं जो बिरयानी खा रहे होते हैं तो उसी के अंदर रायता भी डाल लेते हैं, उसी में सलाद भी डाल लेते हैं, उसी में चटनी भी डाल लेते हैं, वो उसका कोई जो अपना जायका है ना वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब आपकी पर्सनालिटी के ऊपर आप हर चीज लाद लेंगे ना, कि आपने लिपस्टिक भी डार्क लगानी है, आपने आई शेडो भी डार्क लगाना है, आपने लैशेस भी मोटी लगानी है, आपने थिक लैशेस भी लगानी है, आपने बाल भी खुले रखने हैं, आपने जेवर भी बहुत पहनना है, आपने बहुत हैवी कपड़े भी लेने हैं, और आपने अगर फैशन में लिखा हुआ है 3 दुपट्टे तो 3 दुपट्टे भी लेने, भले आपसे कैरी ना हो रहे हो। आप देखिए 90% आप ब्राइड्स देखें, वो ब्राइड जब चल रही होती हैं या अपनी फोटोशूट करा रही होती हैं तो उन्होंने अपना पूरा लहंगा शामियाने की तरह उठाया हुआ होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो उसकी जो शरारे की खूबसूरती खत्म हो गई ना,
सही। जब वो आप एक उसको ब्राइड मेरे जहन जब में भी आप ऐसी आ रही है, लेकिन मैं अभी जब उनका आप नाम उसको मेंशन नहीं करना चाह रही। जब आप उसको देखिए वॉक नहीं कर सकते, जब आप उसको देखिए उसको कैरी नहीं कर सकते, हाँ। तो ऐसे कपड़े पहनने की भी जरूरत नहीं है। आप वो चीज पहने जो आप कैरी कर सकें। जैसे कि अगर आप पुराने थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आप देखें कमख्वाब के गरारे होते थे, उसमें प्लेन शर्ट होती थी प्यारे और प्यारे उसपे से, सतलड़ा हाँ होता बिल्कुल। और उसपे सतलड़ा होता था, गोटे का हल्का दुपट्टा होता था। हाँ। मुझे लगता है कि दुपट्टा क्योंकि जब ओवर द हेड सेट होता है ना ब्राइड के, तो उसका बॉर्डर बहुत चौड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सर का साइज होता है, एक लड़की के सर का साइज छोटा होता है। अगर आंचल इतना चौड़ा होगा जो आपके सर पे भी हो, आपके कंधे पे भी इतना चौड़ा जिससे आपकी बॉडी चौड़ी लग रही हो, तो ये मत देखिए कि काम कितना हुआ है, ये देखें कि आपकी बॉडी पे सूट कर रहा है नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपकी बॉडी पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बाज दफा एक बेहतरीन डिजाइनर का बहुत महंगा सूट भी आप पे अच्छा नहीं लगता, और बाज दफा एक बहुत नॉर्मल ड्रेस भी आपकी बॉडी को सूट कर जाता। हाँ, वो ये है ना कि वो आपके ऊपर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, मतलब वही है ना कि आप किस तरह से एक तो उसको कैरी करते हैं। आप उस चीज को कैरी नहीं कर पा रहे तो आई डोंट थिंक सो कि उसको पहनना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा वकार भाई, ये बताएं कि अभी जो मेकअप ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं, आई शेड्स किस तरह के चल रहे हैं, अगर किसी ने नॉर्मली जाना है, किसी इवेंट में शाम में जाना है या फिर किसी शादी में जाना है, तो किस तरह का मेकअप जो है इन्हें अभी। देखिए, मुझे अक्सर आपने सुनना होगा लोगों को कि ड्यूई मेकअप होना चाहिए, बहुत ग्लॉसी होना चाहिए, हाँ। बहुत शाइनी होना चाहिए। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि पूरा मुंह चिकना होकर मेकअप कैसे खूबसूरत लग सकता है। आप हाइलाइटिंग करते हैं उन एरियाज पे जिनको आपने हाईलाइट करना होता है। हाँ। लेकिन अगर अब आप देखें तो वो ड्यूई मेकअप का मतलब होता है सॉफ्ट, प्यारा, नेचुरल, अच्छा प्यारा मेकअप, जिसमें आपकी स्किन नेचुरल लग रही हो, आपकी स्किन थोड़ी बहुत नजर आ रही हो, आपके जो है वो आपने ब्लश एक नेचुरल लगाया हो, आपकी लिपस्टिक सॉफ्ट हुई हो, वो ड्यूई मेकअप होता है। जिसमें आप हाईलाइटिंग एरिया जैसे चीक्स बोन है या आपने नोज टिप है, यहाँ पर आप हल्का सा हाईलाइटर लगा सकते हैं। लेकिन अब मैंने देखा है नॉर्मली, अगर आप फोटोशूट्स भी देखें और डिफरेंट मेकअप भी देखें, मुझे लगता है कि वो मुझे वो समझ नहीं आता जिसमें पूरा मुंह चिकना हो जाता है। हाँ, मतलब वो हर जगह उन्होंने जो है वो हाईलाइट किया होता है या फिर शाइन सी आ रही होती है, वो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये एक्चुअल में क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो रिफॉर्म कोकोनट ऑयल जो होता है ना, वो लगा के शायद बेस लगा लिया है। मुझे ऐसे ही लगता है, चाहे वो कितना महंगा सीरम भी हो। हाँ, मुझे हाईलाइटिंग, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो हाईलाइटिंग एरिया होने चाहिए जहाँ पर हाईलाइट हो, पूरे फेस पे शिमर लगाना या बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग करना या बहुत ज्यादा ग्लॉसी चीजें लगाना, मतलब हर चीज हर चेहरे के लिए नहीं होती। जितना आप असल में लोग ट्यूटोरियल इतना देखते हैं कि वो चाहते हैं जो हो रहा है ना वो सब हम अपने मुंह पे करने, ऐसा जरूरी नहीं। सही। चले जी, वकार भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मेकअप के हवाले से वकार भाई से ढेर सारी बातें करेंगे। और आज मैंने पूछना है कि जो खवातीन जो हैं लिपस्टिक लगाती हैं तो एक्चुअल में वकार भाई हमारे साथ मौजूद है, मेकअप ट्रेंड के हवाले से मुझसे ढेर सारी बातें कर रहे हैं। और वकार भाई, मैं आज ना आपसे ये ज़रूर पूछूंगी कि सब लोग बहुत अच्छा मेकअप तो कर लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से ब्लश भी लगा लेते हैं और आई शेड भी मेंटेन कर लेते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन लिपस्टिक जो होती है, जब ख़वातीन लिपस्टिक का इस्तेमाल करती हैं या उसके कलर या शेड्स चूज़ करती हैं, उस वक्त पता चलता है कि भाई उनको वाकई मेकअप करना नहीं आता, या फिर ये जो सिलेक्शन थी इस ड्रेस पे इस मेकअप के साथ, ये लिपस्टिक का शेड नहीं होना चाहिए था। तो लिपस्टिक के शेड्स जो हैं वो किस तरह से चूज़ करें और किस तरह से लिपस्टिक लगाई जा सकती है। कुछ लोग आउटलाइन के साथ लगाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट लगाते हैं। और लिपस्टिक लगाने से पहले क्या कोई लिप सीरम वगैरह लगाया जा सकता है या डायरेक्टली अप्लाई करें? बिल्कुल, जब आप लिपस्टिक लगाते हैं, लिपस्टिक की चॉइस करते हैं, तो सबसे पहले जब आप स्किन को प्रेप कर रहे होते हैं तो आप लिप्स को नहीं भूलते, आप लिप पे बाम लगाते हैं या लिप ऑयल्स आते हैं, आप लिप ऑयल्स लगाते हैं जिससे लिप मॉइस्चराइज होते हैं। और आप नॉर्मली देखिए कि जो आजकल मैट लिपस्टिक्स आई हैं, वो अगर आप डायरेक्टली फाउंडेशन के ऊपर लगा लें तो वो बहुत ज्यादा मतलब क्रैकी हो जाती हैं और वो बहुत ज्यादा पील कर रही होती हैं या ड्राई लग रही होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप फाउंडेशन लगाने के बाद आप अगर आपकी लिप्स भी फाउंडेशन लगी हुई है तो लिप एरिया की फाउंडेशन हटा के उस पर हल्का सा लिप ऑयल लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिए, जब तक आप आई मेकअप करेंगे। और उसके बाद जब लिपस्टिक लगाएंगे तो वो ज्यादा देर तक स्टे करेगी। और अगर आप वैक्स बेस्ड लिपस्टिक लगाना चाहते हैं तो आई थिंक आउटलाइन कर लें। आउटलाइन से बहुत जो है कि आपको ईजी हो जाता है लगाना, क्या आप इजीली अपने लिप शेप बनाते हैं और उसके बाद आप लिप कलर अप्लाई करें तो उससे भी बहुत बेहतर होता है। और लिप शेड्स भी आप वो चूज करें जो आपकी स्किन को सूट करता है। अगर आपकी अंडरटोन वार्म है तो कोशिश
कोशिश कीजिए कि वो लिपस्टिक यूज करें जो वार्म शेड, जैसे अगर पीच, अगर आप पीच भी लगा रही हैं तो उसके अंदर हल्का सा ब्राउन होना जरूरी है, या अगर आप कोई पिंक लगा रही हैं तो पिंक में भी हल्का सा ब्राउन होना, वार्म होना जरूरी है। और अगर आपका फेयर कलर है तो यू कैन वेयर एनी कलर। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लिपस्टिक के शेड्स इस तरह होते हैं कि अगर वो सिर्फ आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं ना तो वो कच्चे कच्चे से लगते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे उनकी क्वालिटी लो है या पता नहीं आपने किस तरह से लगाया हुआ है। तो उसको उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, ऑल्दो कि वो ब्रांडेड लिपस्टिक है, ऑल्दो कि आपने बहुत अच्छी ब्रांड की लिपस्टिक ली हुई है, लेकिन डायरेक्टली अप्लाई ना करें तो फिर उसके साथ में क्या अप्लाई करें? लिप ऑयल लगा लें, या फिर कुछ लोग फाउंडेशन भी स्टिक भी इस्तेमाल करते हैं वकार भाई, और वो बिल्कुल लगा के फिर लिपस्टिक लगाते हैं। देखिए स्टिक जो है ना वो आप देखिए वो वैक्स है ना, स्टिक इज अ वैक्स बेस और लिपस्टिक इज अ वैक्स बेस, ये दोनों वैक्स बेस है। हाँ। अगर आप उसको मिक्स करके लगाते हैं, जैसे कि मेरा चैनल है डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार, उसके अंदर मैंने लिपस्टिक से पूरा एक व्लॉग बनाया है, पूरी एक चीज बनाई है जिसमें मैंने मिक्सिंग बताई है। तो अगर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है तो वो जरूर वो व्लॉग उनके लिए बेहतरीन है। हाँ। और आप अगर लगाते हैं कोई जैसे पीच कलर, ज्यादातर ऐसा होता है कि पीच कलर आप डायरेक्ट लगाएं तो वो प्यारा नहीं लगता ऑन वार्म स्किन। अगर लाइट स्किन है, गोरे हैं तो अच्छा लग जाता है, लेकिन अगर वार्म स्किन है जो हमारी गंदगी स्किन होती है तो उन पे नहीं वो अच्छा लगता, तो उनके लिए आउटलाइन होना जरूरी है। और उसके अंदर कुछ अंडरटोन्स जो आपकी वार्म में वो उसको मिक्स कर लें तो वही चीज आप पे बहुत खूबसूरत भी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा, कंटूरिंग की बात कर लेते हैं। कंटूर करने का, फेस कंटूर करने का सही तरीका क्या है? मैंने बड़े सारे जो है ना वो ट्यूटोरियल्स भी देखे हैं, इंस्टा पे भी बहुत लोगों को देखा है। अब तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से कंटूर कर रहे होते हैं, स्केल भी रखा हुआ होता है मुंह के ऊपर। वकार भाई ये बात तो इतनी फिक्स है, इस पे तो मैं इतनी डिबेट कर चुका हूँ। हाँ। कॉन्टोरिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होती है जब आप फोटो शूट कर रहे होते हैं। नॉर्मल डेज में आप कॉन्टोर कर सकते हैं, बट लेकिन इन अ वेरी, लेकिन अगर आप फोटोशूट पे 100% कर रहे हैं तो आम जिंदगी में आप 10% कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि देखिए जब अगर आप कॉन्टोरिंग, डार्क लिक्विड कॉन्टोरिंग कर रहे हैं, डार्क कॉन्टोर कर रहे हैं, हाँ। तो जब आपने जरा आप यूं तो नहीं रहेंगे ना मुस्तकिल, आपकी चिन भी डाउन होगी, आप साइड भी करेंगे तो वो एक आपकी बियर्ड जैसी लुक आने लगती है। तो कॉन्टोरिंग एक तो बहुत ब्लेंडेड होनी चाहिए और बहुत स्किन टोन से जस्ट 1 और 2 कलर लाइटर होना चाहिए, डार्कर होना चाहिए, ताकि आपकी स्किन कंट्रोल लग सके। सही। लेकिन जब बात आती है फोटोशूट की, तो आप जितनी भी डार्क कॉन्टोरिंग करें, बिकॉज क्योंकि जब आपकी कॉन्टोरिंग इसलिए की जाती है कि जब आप कॉन्टोर करते हैं, जो एरिया आपने काटना होता है, जो कम करना होता है उसको आप कॉन्टोर करते हैं, जो इसका हाईलाइट करना होता है उसको आप हाईलाइट करते हैं। तो जब रिफ्लेक्शन पड़ती है या कि लाइट पड़ती है, तो जो हाईलाइटिंग वाली चीजें वो हो जाती है और जो कॉन्टोर वाली चीजें वो दब जाती है। तो कॉन्टोर जो अक्सर मेरे पास डिमांड करती है खवातीन आके कि देखिए भाई हमारा मुंह बहुत चौड़ा है, आप कॉन्टोरिंग अच्छी कीजिएगा। तो मैं उनको हमेशा ही बात समझाता हूँ कि देखिए आपने सिर्फ स्टिल यूं नहीं बैठना, आपने मूव अराउंड करना है, नेगेटिव आइज ने आपको देखना है। तो कॉन्टोर उतनी करें जितनी खूबसूरत लगे, ऐसा ना हो कि आपके चेहरे पे काली काली लाइनें नजर आ रही। तो सो कॉन्टोरिंग इज नॉट फॉर द नॉर्मल यूज, नॉट फॉर द ब्राइड, इट्स ओनली फॉर द फोटोशूट। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये फोटोशूट के लिए होती है। अच्छा, कुछ लोगों का क्या होता है कि फेस स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि वो शुरू से कंटूर करते आ रहे होते हैं और वो उनके एक पैटर्न सेट हो जाता है। अब उस सेट पैटर्न से जब वो बाहर निकलते हैं तो वो फेस बुरा लगना शुरू हो जाता है। कंटूरिंग सिर्फ ब्राउन शेड्स के साथ में की जा सकती है या फिर आप ब्राउन में आप पिंक मिला सकते हैं, या फिर पीच या पिंक के साथ भी आप कर सकते हैं। मैं देखिए जब आप ब्लश लगाते हो तो उस ब्लश के अंदर अगर थोड़ा सा अंडरटोन वार्म टेराकोटा कलर आप मिलाते हैं तो वही कंटूरिंग की तरह हो जाता है। उसमें आप मिक्स कर सकते हैं। और कंटूरिंग बिल्कुल अगर आप नॉर्मल डेज में भी करें तो बहुत सॉफ्ट कलर से कीजिए, ताकि वो हल्का सा इल्यूजन क्रिएट हो रादर देन के वो लाइनें नजर आ रही हो। और सबसे ज्यादा एक चीज मैं अपनी 30 साल की कैरियर के अंदर मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि लोगों को ये बात समझाऊं कि जब खवातीन आती है ना, कहती है हमारा बहुत मोटा फेस है, इसे कंट्रोल कर दे। या तो फिर अगर आपको इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप हैवी फेस हैं और आप थोड़े से चबी हैं, तो डू एक्सरसाइज, टोन योर स्किन। आप कंटूरिंग पे ही क्यों डिपेंड करते हैं? तो अगर आप, क्योंकि बार दफा ऐसा होता है कि जिनके बहुत राउंड फेसेस हैं, उनके अगर जब हम कंटूरिंग करते हैं तो उनका फेस डल लगने लगता है। अगर हम उनकी फेस पे लाइट फ्रेश फाउंडेशन एंड ब्लश लगाते हैं तो वो प्यारे लग रहे होते हैं। तो वो प्यारा लगना नहीं चाह रहे होते, वो दुबला लगना चाह रहे होते हैं कि भाई तस्वीरें अच्छी आ जाएं। तो प्लीज खवातीन को ये बात समझना चाहिए कि दिखने में मेकअप आपको खूबसूरत बनाने के लिए होता है, आपको
आपको आपका मुंह चेंज करने के लिए नहीं होता। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने की कि मेकअप से आप खूबसूरत बनते, चेंजेस नहीं होते। और अगर हाँ, और चेंज ही करना है तो फिर डेफिनेटली आप थोड़ा सा उसके लिए आप वर्कआउट कर सकते हैं, जिम जा वर्कआउट सकते करिए हैं। आप। हाँ, अगर मतलब आपको अगर कोई इतना कॉन्शियस है तो ये सारी चीजें वो कर सकता है। बहुत अच्छी बात की। अच्छा वकार भाई, एग्जैक्टली हाँ, छोटी छोटी जो टीन एज बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, आप देखें उन्होंने भी इतना डार्क डार्क मेकअप किया होता है। सही है, ठीक है, ट्रेंड में है। नहीं, मुझे लगता है देखिए मैंने वही आपको बताया ना कि अब इतना इजी एक्सेस है आपके हाथ में है, आप जो हाँ। दुनिया की किसी भी जगह का ट्यूटोरियल देख सकते हैं, हाँ। किसी भी मेकअप आर्टिस्ट की वीडियो देख सकते हैं। सही। तो मैं फिर भी ये कहता हूँ कि अगर आपको डार्क मेकअप करने का दिल चाह रहा है, आप बिल्कुल करें, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन वो करें जो आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करता है। हर हाँ। चीज हर चेहरे के लिए नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर चीज़ हर चेहरे के लिए नहीं है। अच्छा, लंबे बाल, शॉर्ट हेयर, या फिर आप आजकल जो हेयर डू स्टाइलिंग है वो कैसे देख रहे हैं? हमारी कुछ एक्ट्रेस ने तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट हेयर्स भी करा लिए हैं, तो क्या ये ट्रेंड में है शॉर्ट हेयर्स या देखिए फिर? शॉर्ट हेयर, अगर हाँ। आप शॉर्ट हेयर में देखें, अभी रिसेंटली हानिया ने कराए, हाँ, शी लुक्स हानिया ने। अमेजिंग। हाँ। सईफा ने कराए, वो बहुत प्यारी लग रही है, प्यारी वो लग कैरी कर रही है ना, उनको वो कैरी कर रही है। और देखिए वो एक एक्ट्रेसेस हैं, हाँ। वो तो चाहे एक्सटेंशन लगाएं, सीधे वो अपनी लुक को चेंज कर सकती हैं। और हाँ। अगर नॉर्मल डेज में मेरे पास ऐसी खवातीन आती हैं जिनको शॉर्ट हेयर पसंद होते हैं, जो कैन कैरी वेल, हाँ। और बाद ऐसी होती है जो कहती है नहीं हमें लंबे बाल हैं, हम अगर मैं उनको बोलता भी हूँ कि अगर थोड़ी सी फेस फ्रेमिंग हम कर दें, हाँ। तो कहती नहीं 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 हम 1 इंच भी नहीं करा सकते कि हमें फैमिली की तरफ से अलाउड नहीं है। हाँ। कुछ कहती हैं हमें पसंद नहीं है। तो अच्छा। इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन की क्या चीज कैरी कर सकते हैं। बात ऐसी है, जैसे एक जमाने में मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जी। जिया अली का हम मेकअप कर रहे थे। जिया अली हमारी बेहतरीन एक्ट्रेस है, तो अच्छा। उनके बाल बहुत माशाल्लाह थिक हेयर हैं, तो हम उनको ब्लो ड्राई करते हैं तो बहुत माशाल्लाह मतलब थिक हेवी हेयर है उनके। अच्छा। तो उन्होंने एक दफा कहा यार मेरा दिल चाहता है कुछ मुझे चेंज करना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल अपने ना बिल्कुल शॉर्ट बॉय कट करा दिया। अच्छा। और वो उसने कितना अच्छा कैरी किया, आप देखें उस एरा में उस वक्त जितनी भी शो स्टॉपर हाँ। जितनी शो स्टॉप कर रही थी वो जिया कर रही थी, और जिया हाँ। तो खूबसूरत लग रहा था। हाँ। जिया ने कैरी किया। जैसे अभी हानिया बहुत प्यारी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, तो हाँ। बहुत फ्रेश लग रहा है, बड़ा समर लुक है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। सईफा बहुत अच्छी लग रही है। हाँ। तो मुझे इस चीज डिपेंड कि आप किसको कैरी कैसे करते हैं। जिसको कैसे कैरी करना। करना आता है वो प्रैक्टिकल कर सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है। जो कैरी नहीं कर सकता, तो वो अगर जो इंसान ये सोचता है ना हाँ। कि मैं ये करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, तो फिर वो कुछ नहीं करता। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन अभी जो ट्रेंड है बेसिकली वो शॉर्ट हेयर का है या फिर अप टू द पीपल चॉइस कि भाई जैसे लोग चाहें वैसा? डिपेंड, मैंने आपको बताया ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। Person हम to लोग person अक्सर vary करता कभी मेरे पास क्लाइंट आते हैं जिनके बालों के अंदर जान नहीं होती, मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल शॉर्ट कराएं तो वो प्यारे लगेंगे। हाँ। बट वो कहते हैं नहीं वो 4 बाल लटके हो लेकिन वो लंबे ही होने चाहिए। लंबे ही तो होने डिपेंड चाहिए। करता है, बहुत से लोग इस चीज को एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, और कुछ पर्सनल उनकी वजूहत भी होती हैं, कुछ उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती है जिसकी वजह से वो नहीं कर सकते, या वो इतनी एक्सपेरिमेंटल लुक पे नहीं जा सकते। हाँ। लेकिन हम बीइंग स्टाइलिस्ट तो जरूर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा। और देखिए जितने भी स्टाइलिस्ट होते हैं ना, वो बालों के दुश्मन नहीं होते। हाँ। उमूमन लोग कहते हैं ना भाई आप लोग तो बाल काट देते हैं। हाँ, देखिए बिल्कुल, हमारे short हाथ hair में कर जब शेयर आती है ना, और जब हम बालों को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कहाँ से डेड है। अगर सही। हम उस डेड को काटेंगे ही नहीं तो हाँ। उसमें वो वॉल्यूम और वो प्यारा लुक आएगा ही नहीं। तो हम कोशिश करते हैं, कन्विंस करते हैं कि आप जो डेड हेयर हैं उनको काटें ताकि आपके बाल अच्छे ग्लो करें। सही। अच्छा, हमारी एक बड़ी प्यारी सी एक्ट्रेस है मोमिना, बताएं अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई है, उनके लुक्स आपको कैसे लगे? मोमना, देखिए मोमना अगर आप उनके प्लेज में भी देखें, हाँ। और उनकी एक नॉर्मल लाइफ में देखें, तो शी हैज हर ओन स्टाइल। शी हैज अ फेयर स्किन, शी ऑलवेज यूज पीची एंड पिंक एंड लाइट कलर। हाँ। तो वो मुझे लगता है कि उसका अपना स्टाइल है, उसने अपने स्टाइल के हिसाब से कैरी किया। और जो उसकी शादी की रुक थी, मुझे मेहंदी की रुक भी बहुत अच्छी लगी। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो कैरी कर सकती है, तो इट्स फाइन फॉर हर। चले चले जी, यानी कि अब बात वही है ना कि लोग इन्हीं लोगों को देख के फॉलो करते हैं बिल्कुल। और फिर स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं, इन्हीं आप लोगों के पास आते हैं और आप कहते हैं जी हमें ये लुक चाहिए, तो कहीं अच्छा, ना देखिए, कहीं person आप to person सिमिलरली vary मैच करता तो है। कर देते हैं, मैच तो कम कर से कम देते हैं। मुझे कम इस बात में मैं आपको एक बात कहूंगा कि वैसे हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब ब्राइड के हाँ। बहुत हैवी जोड़ा हो, हाँ। या ज्वेलरी हैवी हो, और हाँ। मेकअप हुआ हो, ग्लिटरी आईज हो, फ्रेश हाँ। मेकअप हुआ हो, तो आई थिंक मुझे लगता है कि टाई अप बाल जो है ना वो जलन पे ज्यादा अच्छा लगता है। ये मेरा पर्सनल है।
कि मुझे अपनी ब्राइड पे, मुझ पे ये एलिगेशन भी लगता है कि वकार हमेशा अपनी ब्राइड्स के बाल जो है वो बांधते हैं। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने हैवी जोड़ा पहना हो, आपका जेवर हैवी हो, हाँ। आपका मेकअप, उसमें जब आपका जेवर हैवी हो, जोड़ा हैवी हो, तो आपको मेकअप थोड़ा सा नेचुरल की तरफ जाना चाहिए, जो सही। कि आजकल इन है। और आपके बाल टाई अप होने चाहिए। अगर आप इस तरह की ब्राइड हैं, जैसे कोई मॉर्निंग ब्राइड है जिसमें आप सर पे दुपट्टा नहीं लेना, तो आप अपने बालों को खोल सकते हैं, अपने बालों में हैवी कर्ल्स और एक्सटेंशन दे सकते हैं। लेकिन जब आपके सर पे दुपट्टा हो, आगे भी दुपट्टा आ रहा हो, जेवर, झूमर, टीका, नथ, जेवर हैवी हो, तो मुझे लगता है कि बाल टाई अप होना ज्यादा अच्छा है। बाल टाई अप होना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा वकार भाई, जो ब्राइड्स होती हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कितने मंथ पहले जो है वो पार्लर आना जाना शुरू कर दें, स्टाइलिस्ट से मिलना शुरू कर दें, उसको अपने लुक्स के बारे में बताना शुरू कर दें, ताकि 11th आवर पे, यानी बिल्कुल सेम डे सेम टाइम पे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, या 3 दिन पहले की हुई डिस्कशन भी नाकाफ़ी होती है उस वक्त, क्योंकि वो पूरी लुक डिसाइड होनी होती है। तो अगर कोई चाहता है कि बहुत कूल, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी सी ब्राइड बने, तो उनको स्टाइलिस्ट से कब कांटेक्ट करना चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट को कब उनको जो है वो इस एतमाद में लेना चाहिए कि भाई मेरा ये इवेंट है और आपने ये मेरा इवेंट जो है मेरे साथ में मेरा मेकअप करना है, तो फिर इस हवाले से कब डिसाइड करना चाहिए? देखिए, किसी भी ब्राइड की जब शादी तय होती है तो उसको पता होता है कि उसने क्या पहनना है। आजकल तो देखिए, पहले होता था कि जिस साल से जोड़ आ रहे होते थे वही पहनना होता था। वो लड़कियां डिसाइड करती हैं कि उनकी लुक क्या है, उन्होंने किस तरह चीजों को कैरी करना है। तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि शादी से 1 या 2 महीने पहले कोई भी एक्सपेरिमेंट स्किन पे मत करें। अच्छा। उसको छोड़ दें स्किन को, रेस्ट करें, अच्छा खाना खाएं, आप हेल्दी खाना खाएं। स्किन की बहुत फ्रिक्वेंटली ये 5-6 फेशियल ले रहे हैं, सब बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है स्किन को, क्योंकि उन दिनों में लड़कियां शॉपिंग भी कर रही होती हैं, एग्जर्शन भी होता है, नई लाइफ शुरू करने की थोड़ी सी स्ट्रेस भी होता है। तो हम ये 90% होता है कि शादी से 2 महीने पहले स्किन बहुत अच्छी है, और शादी के दौरान उन्होंने इतना कुछ चेहरे पे कर दिया कि वो पिंपल भी आ गए और वो रेस्ट नहीं किया उन्होंने। आप देखिए, इतना बड़ा दिन होता है हमारे। देखिए, जो एक्ट्रेसेस जब शूट, गाने के लिए या फिल्म के लिए तैयार होती हैं, तो वो अपना रात में एक पूरी ब्यूटी स्लीप लेती हैं ताकि सुबह उनकी स्किन अच्छी रह सके। इसी तरीके से मैं कहता हूँ ब्राइड्स को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा सुकून करे, रिलैक्स करे, अपनी स्किन को रिलैक्स करे, ताकि जो है वो आपके। और मैंने एक और भी बात नोटिस की है कि जो बच्चियां कितना भी पहले से मीटिंग कर लो, उनको बता दो, समझा दो, चीजें कर दो, वो एंड दिन में इतना एक्सर्शन में होती हैं कि वो जो अपना मेन इवेंट है ना, उसे नहीं एंजॉय करती, उसमें भी एंजॉय नहीं करती। तो ऐसा होना चाहिए कि आप अपने स्टाइलिस्ट से 1-2 महीने पहले डिस्कशन कर लें, अपनी लुक ब्लॉक कर लें, और कंफ्यूज ना हो। अपने स्टाइलिस्ट को एक दफा बता दिया कि ये मैं लुक चाहती हूँ, और कोशिश करें कि जो एक्सपर्ट हैं स्टाइलिस्ट, उन पे छोड़ें, वो ज्यादा बेहतर आपको खूबसूरत दिखाएंगे। जब हम देखिए, जो भी आर्टिस्ट होता है ना, चाहे वो दुनिया का कोई भी आर्टिस्ट हो, हमेशा अपना 100% देना चाहेगा। कोई ऐसा नहीं होगा जो टाल देगा। 90% ये होता है कि वो 100% अपना देना चाहते हैं। तो अपने स्टाइलिस्ट को छोड़ें और कोशिश करें कि वो चीज करें जो स्टाइलिस्ट डिस्कस होती थी, और रेस्ट करें, स्किन को रिलैक्स रखें, ताकि हम जो मेकअप करें तो वो आपकी स्किन पे शाइन करे और हमें बहुत ज्यादा लेयरिंग ना करनी पड़ेगी। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया वकार भाई फॉर योर टाइम, और बहुत सारी ढेर सारी बातें हमने की, और अभी तो बहुत सारी ऐसी बातें थी, बहुत सारे ऐसे मेकअप लुक्स थे जो हमने डिस्कस करने थे, लेकिन टाइम शॉर्ट है, तो जाहिर सी बात है हमें अगले सेगमेंट पर भी जाना है। बात करते हैं सेहत के मुतालिक, और सेहत के मुतालिक काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं। तो आज हमने सोचा कि हम एबोला के बारे में बात करते हैं, एबोला वायरस के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है, कैसे फैलता है, और इसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलतफहमी भी होती है, और लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होती कि अगर ये किसी के अंदर इसके साइन एंड सिम्टम हो तो वो क्या होते हैं, उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, फौरी तौर पर कहाँ जाना चाहिए, और ये किन ममालिक में है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो एबोला का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, और वी आर ब्लेस्ड कि हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मगर जब स्क्रीनिंग होती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ख़तरा है, उसका मतलब ये है कि एहतियात है, हम एहतियात करते हैं। तो आज इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो है डॉक्टर रूबिया उस्मान मौजूद हैं, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डर्मेटोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रूबिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी, एन एक्सीलेंट टॉपिक। या थैंक यू। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर रूबिया कि एबोला वायरस क्या है, कैसे फैलता है, और किन लोगों में होता है? So, like you said, Sabah, lucky for us, alhamdulillah, we don't have any exposure to this. This is an African predominant illness.
तो ये सेंट्रल अफ्रीका में ज्यादा जो है पाया जाता है। लगता इनिशियली तो इसका स्ट्रेन जो है वो जूनोसिस का मतलब ये होता है ये इन्फेक्शंस वो होती हैं जो जानवरों से इंसानों में आती हैं। बाद में ये होता है कि इनके कुछ स्ट्रेन ऐसे बन जाते हैं जो इंसान यानी ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट में भी स्प्रेड करते हैं। पांटा वायरस में भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही था, तो इबोला में भी यही है। तो इबोला वायरस इज बेसिकली सेंट्रल अफ्रीका, DRC, युगांडा, सूडान, बिकॉज वो बॉर्डरिंग कंट्री है, उनको बेचारों को भी हाई रिस्क में डाला हुआ है। इन्फेक्टेड मीट से आपको हो सकता है जानवरों के, तो कुछ लोग जो होते हैं वाइल्ड बुश में एनिमल्स का शिकार करते हैं। तो बेसिकली सिक्रीशंस ऑफ द एनिमल इज हाउ यू गेट इट। इट्स नॉट लाइक आप एक कमरे में बैठे हैं, जानवर एक कमरे में बैठा है, आप एक एरिया में बैठे हैं और जानवर उधर है तो आपको हो गया। आपका डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द सिक्रीशंस इज इंपॉर्टेंट। ओके अच्छा, ये इसको चमगादड़ से भी कुछ रिलेट किया जाता है, उसका क्या ये ताल्लुक बनता है उससे कि इस तरह से ट्रांसफर होता है एंड ऑल दैट? सो अ लॉट ऑफ द एनिमल जो बीमारियां होती हैं वो बैट्स में इसकी पाई जाती है कि नॉक्टर्नल एनिमल है, सिक्रीशंस बैट्स की होती हैं। एग्जैक्टली। एंड उनका ये कि उनका कांटेक्ट विद ह्यूमंस अल्लाह का शुक्र है कम होता है। ज्यादातर ये वो वाले लोग होते हैं जो एक्सप्लोरर्स होते हैं, जो जा जाके कहते हैं ना पंगा लेने में, ये वो लोगों में ज्यादा पाया जाता है टू स्टार्ट विद। सो पीपल हु आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे गेट इट, क्योंकि उसका वजह एक ये भी होती है इंटरेस्टिंगली कि उनकी नेचुरल इम्यूनिटी नहीं होती है। नॉट दैट आई एम सेइंग कि इन वायरसेस के साथ हो भी सकती है, लेकिन जनरली स्पीकिंग हमें इन बीमारियों का तब पता चलता है जब कोई कहीं बाहर से आउटसाइडर कोई आता है और सेंट्रल अफ्रीका से एक्सपोज होता है या सेंट्रल अमेरिका से एक्सपोज होता है और वहां से जाके कोई जरासीम ले आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि दुनिया इतनी श्रिंक हो गई है, वी ट्रैवल एवरीवेयर, इट्स सो इजी टू गो फ्रॉम A to Z नाउ। मतलब आप एक एंड ऑफ द वर्ल्ड से दूसरे एंड ऑफ द वर्ल्ड में 24 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। उसकी वजह से द स्प्रेड हैपेंस। सो व्हाइल इबोला इज नॉट अ हाई रिस्क डिजीज इन द सेंस कि इसमें चूंकि डायरेक्ट ड्रॉपलेट या एयर ट्रांसमिशन नहीं है, तो उसकी वजह से ये नहीं होगा कि अगर आप एक फ्लाइट में बैठे हैं और आपके साथ अगर इबोला का मरीज है, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट अगर हुआ है तो आपको 100% नहीं लगेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, अल्लाह का शुक्र है। ये सिर्फ सिक्रीशंस के जरिए ही लगेगा, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट में भी। सही, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है ताकि लोगों को जो है इस हवाले से अवेयरनेस हो सके। और आसान अल्फाज में अगर हम लोगों को बताएं तो आप ये कह रहे हैं कि छूने से नहीं फैलता। कि ये ज्यादातर होता है ऐसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में जो इन पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं। तो जो आप जब ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट के बारे में सुनते हैं तो अक्सर फिर वो औकात में ये होता है कि आपको सुनाई पता चलता है कि जी पेशेंट जो इवैक्यूएट होकर फलाने मुल्क के फलाने अस्पताल में गया, वहां से जिस नर्स ने उसका ख्याल रखा उसको हो गया। क्योंकि हमारा जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है वो ऑलमोस्ट 70 to 90% इफेक्टिव होता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर वेयरिंग। सो 100% तो कोई भी चीज इफेक्टिव नहीं होती प्रोटेक्ट करने में आपको। अगर आपका कॉन्टेक्ट सिक्रीशंस के साथ हो रहा है, अगर आपका कॉन्टेक्ट जो है पेशेंट की वॉमिट के साथ, फीकल मैटर, ब्लड सिक्रीशंस, उसमें ज्यादा कांटेक्ट के चांसेस होते हैं। सही, उसमें ज्यादा कांटेक्ट के चांसेस होते हैं। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता किसी को इबोला वायरस होने का खतरा हो या खदशा हो या डायग्नोज हो, तो उससे पहले उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, उसकी अलामात क्या होती हैं? So the first and the foremost important thing which I always tell people is the history actually, कि आपका ट्रैवल हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर आप सेंट्रल अफ्रीका से ट्रैवल करके आए हैं तो फिर जनरली स्पीकिंग यूर इन हाई रिस्क ग्रुप। और आम ममालिक में भी रुझान हो गया है कि अगर आप 21 डेज के अंदर उस मुल्क से ट्रैवल करके आए तो आप क्वारंटीन करेंगे या आपको वो अलाउ नहीं करेंगे एंटर होने में। तो पहली चीज ये बहुत जरूरी है, साइन सिम्टम्स से पहले भी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज ट्रैवल हिस्ट्री। फिर साइन सिम्टम्स में अनफॉर्चुनेटली सारे वायरसेस की एक ही प्रेजेंटेशन होती है, फीवर हो गया, बॉडी एक्स एंड पेन्स हो गए। इबोला में डिफरेंट जो चीज होती है वो होता है हेमरेज। सो बेसिकली यू स्टार्ट ब्लीडिंग फ्रॉम योर गम्स, फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल्स, फ्रॉम योर डिफरेंट ओरिफिसेस। तो आपकी ब्लीडिंग टेंडेंसी शुरू हो जाती है जो इसकी वेट स्टेज होती है। सो वेट स्टेज में डायरिया, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, एंड इस वजह से ये जानलेवा भी साबित होता है। सही, बिल्कुल जानलेवा भी साबित होता है। अच्छा चलिए, हम जिस तरह से बात करें ना कि अगर कोई सेंट्रल अफ्रीका से होकर आ रहा है तो फिर वो क्वारंटीन करेगा और उसके बाद फिर उसके अंदर देखा जाएगा कि स्क्रीनिंग के बाद, उसका चेकअप के बाद जो है फिर उसको जब क्लियर किया जाएगा। लेकिन अगर हम उन लोगों के बारे में बात करें जो वहाँ पर मौजूद होते हैं, इन ममालिक में मौजूद होते हैं, और वो उनका ताल्लुक किसी भी कंट्री से हो सकता है और उनको इस तरह से फील हो कि उनको इस तरह से साइन एंड सिम्टम है, तो डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो अलामात इबोला की हैं वही अलामात बाकी डिजीज़ में भी, कॉमन डिजीज़ में भी होती हैं। तो लोग शायद ये समझते हैं कि हमें शायद हमें डायरिया होने लगा है या हमें कुछ और होने लगा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाएगा? So we have a blood test. There is a PCR blood test जिससे ये डायग्नोज हो सकता है। अगर किसी पेशेंट का सस्पिशियस कांटेक्ट हो गया है, अगर आपको शक है कि इसमें कांटेक्ट की पॉसिबिलिटी है विद अनदर पेशेंट जिसको इबोला है या एनिमल जिसको शायद जानवर को इन्फेक्टेड हो, उससे कांटेक्ट इनका हुआ है, तो जो गेम बुश कीपर्स होते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स का ख्याल रखते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनमें तो अक्सर ऐसा होता है।
हाई ग्रेड फीवर, बीइंग अनवेल, वी वुड गेट यू टेस्टेड। टेस्ट कराना और उनको इमीडिएटली दाखिल करना अस्पताल में इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसकी ट्रीटमेंट हैज टू बी इन एन इंटेंसिव लेड यूनिट। सो इट कांट बी जस्ट समथिंग जो एक आउट पेशेंट क्लिनिक में जाके आप गए, आपने जाके चेक करा लिया, फिर घर आ गए। इट डजंट वर्क लाइक दैट, क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। द रीजन व्हाई इट्स सच अ स्केरी वायरस इज मोर्टेलिटी इज नियरली 90%, सो दैट मींस ऑलमोस्ट 9 आउट ऑफ 10 पीपल हु गेट इट विल डाई। तो वो बहुत बड़ा स्केरी एक फिगर और फैक्ट है। तो उसकी वजह से ये बहुत जरूरी होता है, फिर इनको अस्पताल में दाखिल किया जाता है। सपोर्टिव मेजर्स होते हैं। देयर आर 2 एंटीवायरल्स, वो 2 एंटीवायरल्स की अवेलेबिलिटी इज नॉट दैट इजी। आई मीन दीज आर नॉट कॉमन ड्रग्स जो आप कॉमनली आपके अस्पतालों में होती हैं या ममालिक में होती हैं। सो इट्स नॉट एन इजी थिंग टू ट्रीट, आई वोंट लाई। ओके, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और इसके लिए ना केयर भी बड़ी करनी पड़ती है, केयरफुल भी बड़ा रहना पड़ता है। अच्छा, ये बताएं कि अगर किसी को ये डायग्नोस हो जाता है तो उसके बाद उसकी क्या ट्रीटमेंट है, उसको कहाँ पर लेके जाते हैं, किन वार्ड्स में रखते हैं, उसके लिए क्या खास किस्म की SOPs होती हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट होता है और क्या ये क्यूरेबल है? So, to be fair, few people will survive it. अगर supportive measures और antivirals in time मिल जाएं और आपकी good intensive care हो, treatment हो, तो फिर you can survive from it. It's not like it's a death sentence. Absolutely, सबने ही मरना है. मतलब good health care and good medical care does help in this situation. जो चीज मैं बताना चाहूंगी, जो यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि अब जब हम सारी स्केरी बातें बता रहे होते हैं तो होप देना भी बड़ी जरूरी होती है। आपके एवरीडे एक्टिविटी में बहुत से तरीके हैं जो आपको इन चीजों से, वबाई बीमारियों से बचाते हैं। हैंड वॉशिंग एक बड़ी सिंपल सी चीज है। आप जब भी खाना खाने लगे आप अपने हाथ धोएं। अब जैसे मैं अस्पताल में होती हूँ, सारा दिन मेरा पेशेंट से कांटेक्ट होता है, सो बिकॉज ऑफ दैट, अच्छा, एंड आई एम अ जनरल फिजिशियन एज वेल एज डर्मेटोलॉजिस्ट, तो मुझे हर किस्म का मरीज आ रहा है और मरीज को ये गुमान है जब तक डॉक्टर ने हाथ नहीं लगा के चेक किया तो चेक नहीं किया। तो आई मेक श्योर दैट आई एग्जामिन एवरी सिंगल पेशेंट। पाकिस्तान में हैंड वॉशिंग ऐसा सच होती नहीं है। हमारे यहाँ अस्पतालों में भी जो है, आपके हर बाथरूम में, हर क्लिनिक में सिंक नहीं है। आपने स्पेशल तौर पे जाना है हाथ धोने के लिए। सो बिफोर टचिंग अ पेशेंट, आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, बिफोर कंज्यूमिंग योर फूड, अगर आप ले पर्सन है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, बाथरूम जाने के बाद, आप अपने हाथ जरूर धोएं। ये बेसिक मेजर्स हैं जो आपको ज्यादातर वबाई बीमारियों से बचाएंगी। सब्जी और फल धोकर काट के खाएं। डोंट कंज्यूम देम जस्ट एज इट इज, कि ये पकड़ा उठाया खा लिया। क्योंकि वहां जो आपने बैट्स की बात की, बैट्स का कांटेक्ट विद वाइल्ड फ्रूट इज वेरी कॉमन ना, क्योंकि वो दरख्तों में उड़ रहे हैं, झाड़ियों में उड़ रहे हैं। तो आप हर चीज को अपने धो के खाने की आदत डालें। तो दीज आर द सिंपल मेजर्स जो हर बंदा कर सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और ये बात आपने बहुत अच्छी की है और ये बहुत अच्छी अवेयरनेस है लोगों के लिए कि जब भी आप खाना खाते हैं उससे पहले आप ज़रूर हाथ धोएं। मोस्टली लोग ऐसा करते हैं, लोगों की ये प्रैक्टिस है, लेकिन जब वो वर्क प्लेस पे होते हैं या कहीं और होते हैं तो वो जाहिर सी बात है फिर स्किप कर देते हैं और वो कहते हैं चलिए जी ऐसे ही खा लेते हैं। एंड सब्जियाँ और फल धो के खाना, अगर कोई सब्जियां और फल धो के नहीं खाता है और मुनासिब तरीके से उनको सही से वॉश नहीं करता है तो उनको कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है और मेनली कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसका वो शिकार हो सकते हैं, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा पैरासाइट जो है वो उनको लग सकता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। अभी रिसेंटली बॉलीवुड में भी एक एक्ट्रेस जो हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि भाई मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी सफाई के मामले में, लेकिन कोई फल था जो उन्होंने धो के नहीं खाया था और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। तो कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं अगर आप सब्जियाँ और फल धो के नहीं खाते हैं तो? So you can have common infections. But generally speaking, जो आपको फूड पॉइजनिंग होती है, जब आप कहते हैं कि हम बाहर गए रेस्टोरेंट से खाना खाया उससे बीमार हो गए, a lot of the times ये आपका सैलेड है जो ऑलमोस्ट हर खाने के साथ या सलाद के पत्ते या सलाद की कोई फॉर्म होती है, यानी कि रॉ वेजिटेबल्स की कोई फॉर्म होती है, उसकी हैंडलिंग जो होती है वो डायरेक्ट लोग जो है ग्लव्स वगैरह नहीं पहनते। हमारे यहाँ, वी आर अ पुअर कंट्री, आई विल नॉट लाई, हमारे यहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी हाइजीन मेजर्स रेस्टोरेंट्स में ना चेक होती हैं ना प्रॉपरली होती हैं। तो इस वजह से होता ये है कि आपका कॉन्टैक्ट जो है, आपका जो फूड हैंडलर है जो आपका खाना हैंडल कर रहा है, अगर उसको कोई बीमारी है और उसने आपका सलाद काटा तो देयर इज अ वेरी गुड चांस यू विल गेट इट, बिकॉज ये वो खाना है जो कुक्ड नहीं है। सो अनकुक्ड फूड इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस अनफॉर्चुनेटली। तो अगर आप जा रहे हैं ऐसी जगहों पे और आपका कांटेक्ट हो रहा है तो आपका कॉमन डायरिया, वॉमिटिंग, योर टमी बग्स, योर वायरल टमी बग्स, नोरा वायरस हो गया, आपकी बैक्टीरियल टमी इन्फेक्शंस जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है। टाइफॉइड इज सच अ कॉमन थिंग, वो भी इतने बॉडी सिक्रीशंस के जरिए इस तरह स्प्रेड करता है। एंड देन यू हैव अदर थिंग्स जो हम सोचते भी नहीं है। आपको पता नहीं, शायद सब याद हो, हमें तो बचपन में हॉरर स्टोरी सुनाई जाती थी कि कैन से आपने नहीं पीना, आपने कैन से ग्लास में डालना है, जो जूस, पानी, व्हाटएवर यू आर हैविंग, आप कैन जो है खाली करके ग्लास में डालो, ग्लास से पियो। ये बड़े बूढ़े अक्सर कहा करते थे और मैं इस चीज को कभी इतना सीरियसली नहीं लेती थी। लेकिन आपको छोटी सी बात बताऊंगी, आपके कैन पड़े होते हैं वेयर हाउसेज में क्या होता है? चूहे,
द कॉमनेस्ट थिंग इज, तो लोग कहते हैं हमें चूहों से कैसे इन्फेक्शन होगा, हमारे घर में तो कोई चूहे नहीं है, हम कहाँ एक्सपोज हो रहे हैं चूहों से। यू डोंट रियलाइज कि आप किस हद तक एक्सपोज हो रहे हैं इन जानवरों से। आपके जो सुएज वर्कर्स हैं, जो बाहर काम करते हैं, जो सुएज का ख्याल रखते हैं, गटर साफ करते हैं, ये वही लोग हैं जिनसे आपका कांटेक्ट होता है, ये उसी जगह से ही पानी पीते हैं, इनका सोर्स ऑफ वाटर सेम होता है। सो ये छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जिसका बहुत ख्याल रखना होता है। गन्ने के जूस के बारे में हमेशा से मशहूर था, हेपेटाइटिस वहां से लगता है। उसकी वजह ये नहीं थी कि गन्ने से आपको हेपेटाइटिस लग रहा था, उसकी वजह ये थी कि हेपेटाइटिस के मरीज जो थे वो जाके धड़ाधड़ गन्ने के जूस पीते थे, वो ग्लास धुलते नहीं थे। And that's how people started getting infections. So the basic hygiene measures will always save you. Wash your hands, wash your utensils, wash your food. बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को, और साथ साथ आपने अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। तो इबोला वायरस के बारे में हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, डॉक्टर रूबी हमारे साथ हैं। साथ साथ इस बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर आप क्लीनलीनेस नहीं रखते हैं तो आप किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर रूबी, जिस तरीके से आपने बताया, बहुत ज़बरदस्त आपने बताया कि लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, उस वजह से वो बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो गर्मियों में बहुत सारे ऐसे एलर्जीज़ भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो कि बिल्कुल हाइड होती हैं लेकिन पता नहीं चलती। जब आप बद एहतियाती करते हैं, खाने में बद एहतियाती करें या सफाई में बद एहतियाती करें, तो फिर आप उन डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं। व्हाट आर दीज? So basically, I think the commonest thing to remember in summer में क्या बीमारियां होती हैं? हाँ. आपकी डायरिया वॉमिटिंग सबसे कॉमन है, वो तो आपको खाने से लगता है। अब आपकी आबो हवा में क्या है? So हमारे यहाँ इशू ये कि we have a lot of dust. So our two common culprits, इस्लामाबाद में तो हमारा पोलन भी एक सेकंड कल्प्रेट है, तो we have two. लेकिन जनरली स्पीकिंग डस्ट तो कॉमन है, यूनिवर्सल है, पूरे मुल्क में हम लोग डस्ट से भरे हुए हैं। हाँ. कोई भी घर में अगर जो डस्टिंग करता होगा वो आपको ये इस बात का एफिडेविट दे देगा कि जितनी मर्जी डस्टिंग कर लो, यहाँ से मट्टी नहीं जाती। तो मट्टी का इशू ये है कि when you it gets एयरबॉर्न, तो ये आपके लंग्स में जाती है, फेफड़ों में जाती है, एयरवेज में जाती है, एयरवेज को कंस्ट्रिक्ट करती है। जो दमे के मरीज हैं, एस्थमेटिक्स है, उनमें वो एस्थमा ट्रिगर कर देती है। कुछ लोगों में स्किन एलर्जीज होती है, देयर इज एन एलर्जी कॉल्ड अर्टिकेरिया, उसमें हाइव्स बनती हैं या वील्स बनती हैं, उन लोगों की वो बीमारियां भी ट्रिगर हो सकती हैं। हाँ. अच्छा, ये तो दो कॉमन चीजें जो आपको पता भी नहीं होंगी कि आपको छुपी हुई, जैसे आपने बोला कि ढकी छुपी होंगी और हो जाएंगी। हाँ. एक जो बहुत कॉमन चीज है वो ये है कि आपकी आंखों, जैसे अगर आप कमरे में बैठे हो, कोई सफाई करना शुरू कर दे या झाड़ू मारना शुरू कर दे, हाँ. डस्ट उड़ती है, आपकी आंखों में खारिश होनी शुरू होगी, आपके गले में खारिश होनी शुरू होगी, आपको छींकें आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये बॉडी का आपकी डिफेंस मैकेनिज्म है, आपको बता रहा है कि यू आर नॉट रियली गुड विद डस्ट। एज ह्यूमंस वी आर नॉट वेरी गुड विद एयरबॉर्न डस्ट। तो ये आई डोंट थिंक यू कैन एस्केप फ्रॉम दैट। इसमें भी मैं आप कहेंगे डॉक्टर साहब नहीं, ये डोट के बताती हैं, इसमें भी मैं एक पुरानी स्टोरी जरूर रिलेट करती हूँ कि हमारे बचपन में जो मुझे याद है, हमारे गांव में ये होता था कि वो पानी छिड़कते थे फर्श पे झाड़ू लगाने से पहले। अच्छा। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक बड़ी अच्छी हुमक आती थी मट्टी की, जैसे वो बारिश के बाद आती है, सो इट यूज्ड टू स्मेल रियली प्लेजेंट। और वो जब झाड़ू लगाते थे तो मट्टी उड़ती नहीं थी। अभी मैं पिछले दिनों एक हांटा वायरस के ऊपर शो कर रही थी, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस कि ये भी जो बर्ड और जो बैट सिक्रीशंस हैं, ये फर्श पे गिरती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल। और जब या जो आपके रैट्स एंड माइस भी हैं, ये फर्श पे सारी सिक्रीशंस मट्टी के साथ मिल जाती हैं। जब आप झाड़ू मारते हैं, जब आप उनको उड़ाते हैं, तो वो सारी सिक्रीशंस आपके अंदर चली जाती हैं। तो ये छोटी छोटी एहतियात करना बहुत जरूरी है। सही, तो ये छोटी छोटी एहतियातें करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब मॉब लगा रहे हैं तब ख्याल रखें, और अगर दीगर आपने अगर सफाई के मामलात अपने ठीक रखे हुए हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। अच्छा, अब जिस तरह से हम एबोला वायरस का जिक्र कर रहे हैं, वैसे ही बहुत सारे ऐसे हम डिजीज़ देखते हैं जो कि हमें पता भी नहीं होती, लेकिन पता चलता है जी ये वायरस भी आया हुआ है। तो इस तरह के जो वायरसेस होते हैं, जो क्रॉस बॉर्डर वायरसेस होते हैं, जब वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो कौन कौन सी डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं, उसके लिए उनको कौन सी वैक्सीन लगानी चाहिए, उसको लिए उनको क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, स्पेशली अगर वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो। जो अफ्रीकन ट्रैवलर्स है ना, उसकी तो देते वेरी लॉन्ग लिस्ट, और वो बीमारियां ऐसी कॉमन बीमारियां नहीं है। तो ये ऐसी वैक्सीन नहीं है जो आप आम औकात में लगाएंगे, जैसे आपकी येलो फीवर वैक्सीन होगी। बिलीव इट और नॉट, मैं अभी आपके प्रोग्राम के लिए तैयारी के लिए जब पढ़ रही थी, तो एबोला की भी वैक्सीन है जो अमेरिकन देते हैं टू ट्रैवलर्स जो सेंट्रल अफ्रीका में जाते हैं। तो अफ्रीकन बीमारियों की तो देते होल लिस्ट। आप जब हज पे जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, आप मेनिंजाइटिस की वैक्सीन जरूर लगवाते हैं, तो ये होती है।
कॉमन डे टू डे प्रैक्टिस में आपको हर बंदे को 2 वैक्सीन के बारे में, स्पेशली फिर अबव 60 और 65 पता होना जरूरी है। एक फ्लू वैक्सीन और एक न्यूमोकोकल वैक्सीन। आपका जो फ्लू शॉट है वो आपको सालाना लगता है और न्यूमोकोकल वैक्सीन आपको वन ऑफ लगती है। ये आपको निमोनिया से बचाती है और निमोनिया के जो खास बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज करता है उससे बचाती है। ये 2 वैक्सीन आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। आई एम रियली सरप्राइज कि पाकिस्तान में इसकी इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस है। दीज आर नॉट वेरी वेरी एक्सपेंसिव वैक्सीन। यू कैन इजीली बाय देम फ्रॉम अ फार्मेसी एंड यू कैन इवन गेट समवन टू गिव इट टू योरसेल्फ। उसमें इतनी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती कि आप कहेंगे यार कौन जाएगा डॉक्टर के पास, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज जो एक आजकल बहुत कॉमन हो रही है हमारे जिल्द के हम अफराद में मरीजों में बहुत देख रहे हैं, वो है शिंगल्स। एंड शिंगल्स की पाकिस्तान में पहली बार और nobody talks about that. Shingles are very common और लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं डॉक्टर रोबिया। एंड इसका उसको ही पता होता है जिसको अगर हुआ हो या जिसके किसी घर वाले को हुआ तो वो बेचारा इतना उसके बारे में ट्रॉमाटाइज हो जाता है कि सारी उम्र ट्रॉमा नहीं जाता। तो शिंगल्स की अब वैक्सीन पाकिस्तान में आ गई है। आई डोंट नो व्हिच कंपनी इज सेलिंग इट, बट आइदर वे इट्स अ बिग रेप्यूटेबल कंपनी। वैक्सीन इज आल्सो अवेलेबल टू बाय ओवर द काउंटर। आप अपने डॉक्टर से ये वैक्सीन प्रिस्क्राइब करवाएं और जाके खरीदें। अगर आपकी उम्र 55 एंड अबव है, वैसे तो एनीबडी कैन हैव इट, लेकिन अगर आपके ऊपर 55 एंड अबव है, अगर आपकी इम्यूनिटी स्टेटस लो है, अगर आपको मल्टीपल बीमारियां, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, खुदा ना खास्ता कैंसर, अगर इस तरह की बीमारियां, यू शुड हैव दिस वैक्सीन बिकॉज दिस विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम गेटिंग शिंगल्स एंड दिस इज समथिंग यू विल गेट, क्योंकि अगर आपको बचपन में चिकन पॉक्स हुआ है तो आप हाई रिस्क हैं, आपको शिंगल्स होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, ये जो आपने इम्यूनोकोकल वैक्सीन के बारे में बताया, ये साल में लगवानी चाहिए एक दफा या एक दफा लगवा? So this is a one off. इसका what we call it is what we say it's a lifelong cover, but I think the cover is probably, but don't quote me on this, I would want to say 5 to 6 years. Okay. But it is not something you get every year. Pneumococcal vaccine आपको one off लगती है, वो आपका एक खर्चा है, आप एक दफा करा लें, you're sorted for a few years. और फ्लू वैक्सीन का ये होता है कि वो हर साल इसलिए लगती है क्योंकि हर साल उसमें नए स्ट्रेन का कवर आता है। So for example, जो पिछले साल के 4 lethal most flu viruses थे, उसको हम अगली साल की वैक्सीन में कवर करने के लिए डाल देते हैं। सही, चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम डॉक्टर रोबिया। बहुत अच्छी बेनिफिशियल बातें हुई और हमें ये पता चला कम से कम कि भाई अगर आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार होते हैं ना, तो उनके पीछे हमारी अपनी खुद की नेग्लिजेंस होती है। अच्छे से हैंड वॉश करें, सफाई का ख्याल रखें और बहुत सारी बीमारियों से बचें। चलिए जी, आज के शो से फिलहाल इतना ही। आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारी सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग City at 10।